आज का हीरो ऑफ द डे। अच्छा, इसको दोनों तरफ से पकड़े थे। 5,000 के ऊपर याद है आपको, नतीजों पर अपन ने वो कॉल लिया था कि ये अब मामला अटकने वाला है, नतीजों का पीक हो गया, वहां से करेक्ट हुआ था और 4,000 के नीचे स्लिप हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आई थिंक फिर नीचे पकड़ा तो आज वो वापस 5,000। दोनों साइड आपका ट्रेड एकदम सही बैठा होगा। उसके अलावा आज लेकिन अच्छा मोमेंटम है। आई थिंक एनएचपीसी के साथ साथ आशिफ बाय द वे एसजेवीएन भी चल रहा है। एक बार एसजेवीएन देखते हैं, वो भी सेम स्पेस में है। अब एनएचपीसी अगर किसी ने मिस कर दिया, हमने एनएचपीसी पे ट्रेड शिल्पा जी से लिया था ना, कविता जी से। कविता जी एसजेवीएन पे भी कोई ट्रेड बैठ रहा है क्या? तो बहुत अच्छा फ्लैट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है एसजेवीएन पर, और ये पूरा पीएसयू पैक भी अगर देखें एंड दिस पर्टिकुलर सेक्टर भी बहुत अच्छे से मूव कर रहा है। 97, 98 के प्राइस टारगेट बनते हुए दिख रहे हैं, और मुझे लगता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 93.50 का। चलिए अब एक काम करते हैं, इस शो को समेटने का समय आया। कविता जी और शिल्पा जी, आप हमारे साथ अगले शो में प्लीज़ बने रहिए। और राजेश सतपथी जी, आशीष बहेती जी, रखिए जरा पैनल पर एक बार स्क्रीन पर। गौरांग जी, अमित सेठ जी, चंदन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आशीष और मैं लौटेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स में। हमारे सपने दौड़ते हैं रोशनी की गति से और करते हैं नई हवा की सवारी। हम उड़ते हैं सपनों के पंखों से, जाते हैं सीमाओं से परे नई मंजिल की ओर। हम वो बूंदे हैं जो बदल जाती हैं सागर में, और छोटी छोटी कोशिशों से लाते हैं बड़ा बदलाव, क्योंकि सबसे बड़े तारे भी जन्म लेते हैं एक चिंगारी से, और अंदर दहकती आग से ही मिलता है जन्म नई उम्मीदों को, जो नई पीढ़ियों को रास्ता दिखाती है। राइजिंग भारत, एस्पायर, अचीव, असेंड। दुनिया के नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अप्रैल सीरीज की सुस्त शुरुआत, करीब 0.25% गिरकर निफ्टी 23,550 के पास। हालांकि बैंक निफ्टी में हल्की बढ़त, मिड और स्मॉल कैप में शानदार तेजी। एफएमसीजी शेयरों में जोरदार एक्शन, करीब 1.25% उछला निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन और टाटा कंज्यूमर में 3 से 6% की तेजी। ब्रिटानिया और मैरिको भी भागे। उधर मेटल शेयरों में भी अच्छी खरीदारी, लेकिन आईटी, फार्मा और ऑटो पर तगड़ा दबाव। एफएनओ एक्सपायरी के दिन को लेकर सेबी के प्रस्ताव के बाद स्टॉक ऑफ द डे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज करीब 13% चढ़कर बना एफएनओ का टॉप गेनर। उधर सीडीएसएल और एमसीएक्स में भी 4% की मजबूती। और सेबी ने इक्विटी डेरिवेटिव्स के एक्सपायरी का दिन तय करने के लिए जारी किया कंसल्टेशन पेपर। 17 अप्रैल तक सुझाव मांगे। सेबी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, दोनों एक्सचेंज को अलग अलग रखने होंगे दिन। सेबी के कंसल्टेशन पेपर के बाद एनएसई ने सोमवार को एक्सपायरी का फैसला टाला।
चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 के दमदार ट्रेड्स में शिल्पा राउत और कविता जैन हमारे साथ पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही अमोल अठावले और आशीष कयाल से भी उनके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज़ जानेंगे। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हम मार्केट आउटलुक पर एएसके हेज सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी से बात करेंगे और टेक्नो फंडा नज़रिए के लिए जीएम फाइनेंशियल के फंड मैनेजर आशीष चतुर्मोहता को भी शो में जोड़ेंगे। इस सब पर होगी बातचीत। चलिए आगे बढ़ते हैं और शो का एक बार मार्केट का रुख करते हैं। निफ्टी में इस समय आपको दिखाई देगा कि करीब 40 पॉइंट की गिरावट है और लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी। बैंक निफ्टी में गेंस हैं थोड़े से 80-84 पॉइंट। बैंक निफ्टी ने लीड किया इनफैक्ट इस रिकवरी को लोअर लेवल से। लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर है मिड कैप इंडेक्स, 350 पॉइंट ऊपर आपको दिखाई देगा। और आज का स्टॉक ऑफ द डे है लिटरली वो स्टॉक जो हमने आज सुबह हीरो ऑफ द डे की, जिसको हमने वो दी थी, संख्या दी थी, BSE करीब 13.5% के गेंस के साथ आज टॉप खुला 10% ऊपर। उसके बाद भी इसने और करीब 3% ऐड ही करे हैं वहाँ से। उसके अलावा NHPC 5.5% ऊपर। MCX में अच्छे गेंस हैं। ONGC, CAMS, SJVN, डिलीवरी, यहाँ अच्छे मूव्स आ रहे हैं। पिछले कुछ मिनटों में शानदार गेंस आने शुरू हुए हैं गैस स्टॉक्स में। इसको लीड किया पहले IGL ने, IGL में ब्रेकआउट आया। उसके बाद अदानी टोटल गैस, ये एक और स्टॉक है जहाँ पर आज आपको थोड़े से ठीक ठाक मूव्स दिखाई देंगे। तो ये कुछ स्टॉक्स जो आपको आज रेडार पर रखने हैं। कुछ स्टॉक्स नीचे भी हैं, उनमें सबसे ऊपर महिंद्रा एंड महिंद्रा दिखाई देगा आपको 3.5% नीचे। जो खबरें आ रही हैं कि BYD की अगर इंडिया में एंट्री, मेक इन इंडिया वाली एंट्री हुई तो वो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, तो वहाँ पर एक दिक्कत। और उसके अलावा श्रीराम फाइनेंस और विप्रो, यहाँ पर भी थोड़ी सी आपको दिक्कत दिखाई देगी। इनफैक्ट पूरा का पूरा IT पैक आज फिर थोड़ी सी वीकनेस के साथ आशीष ट्रेड करता हुआ। बिल्कुल सही करो आप। एक M&M हुआ, दूसरा IT पैक हुआ जो दिक्कत करते हुए IT इंडेक्स खुद 1.5% दबाव के साथ कामकाज करता हुआ। तो ये वो इंडेक्स पे जो भारी पड़ रहे हैं, इसीलिए शायद इंडेक्स लाल में, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बढ़िया है। मिड कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ब्रेथ 45 मिनट डाउन द लाइन एडवांसेस के फेवर में जस की तस बनी हुई है। हाँ, अब इस समय 2/3 स्टॉक्स कह लीजिए मजबूती के साथ कामकाज करते हुए। लेकिन 10 के दमदार ट्रेड्स में जो 4 दिग्गज एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं टेक्निकल पैनल के, उनसे जान लिया जाए उनके रडार पे कौन कौन से स्टॉक्स हैं इस समय। सबसे पहले एक काम करा जाए, कयाल साहब के पास चला जाए। wavestrategy.com के आशीष कयाल साहब जुड़ते हुए। कयाल साहब हाय, गुड मॉर्निंग। कयाल साहब, कैसा मूड आपका और कौन से स्टॉक्स पे दाव लगाया जाए सुबह? गुड मॉर्निंग। देखिए, ओवरऑल जो मूड है वो तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि मार्केट अच्छा कर रहा है और यहाँ से मेरे ख्याल से मार्केट ओवरऑल बाय ऑन डिप्स पे है और परफॉर्मेंस देखा जाएगा आगे भी मिड कैप स्टॉक्स में। तो जो पहला स्टॉक पिक है मेरा वो है NHPC में। बहुत समय के बाद में यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम जबरदस्त पिकअप हो रहे हैं कल के दिन भी और आज के दिन भी। तो ओवरऑल एक अच्छा रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है NHPC के अंदर। बाय की राय होगी। यहाँ पर टारगेट जो निकल कर आ रहे हैं वो करीबन 91 का है और स्टॉप लॉस लगाना होगा 84 लेवल्स का। ओके, NHPC पर एक ट्रेड बनती हुई यहाँ सुबह से हम ट्रेड कैरी भी कर रहे हैं और अच्छा मोमेंटम, इस समय एक फ्रेश मोमेंटम भी यहाँ पर। शिल्पा जी, आपकी इस समय की 2 ट्रेड्स? जी, मेरा पहला रहेगा टीटागढ़ में। टीटागढ़ एक कंटिन्यूस ट्रेंड दिखा रहा है, अभी 820 के अराउंड है। तो ये इसका एक अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल भी है। तो आप यहाँ पे 795 के स्टॉप लॉस से टीटागढ़ में लॉन्ग जा सकते हैं। 880 से लेकर 900 इसके नेक्स्ट टारगेट्स हो सकते हैं। किसी को अगर ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना है तो 820 का कॉल ऑप्शन जो रफली 45 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 30 का रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 65 से लेके 70। मेरा दूसरा बाय रहेगा कमिंस इंडिया में। कमिंस इंडिया में भी बहुत स्ट्रेंथ है और यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव हम लोग दिख रहा है अग्रेसिवली। तो 3000 के सपोर्ट से आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 3120 का। इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 3150 के भी नेक्स्ट टारगेट। ओके, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स और कमिंस इंडिया पसंद आ रहे हैं, इन पे दाव लगाया जा सकता है। कोटक सिक्योरिटीज से अमोल अठावले साहब भी हैं। अमोल जी, गुड मॉर्निंग। आपका इस समय का बढ़िया आइडिया, या कह लें 10 के दमदार ट्रेड्स कौन से हैं, 2 आइडियाज कौन से हैं? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। नेस्ले के साथ जाना चाहूंगा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 2280 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 2360 एंड 2370 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 2240 का। एक डिसेंट करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है, बुलिश कैंडल फॉर्मेशन है और हायर बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक ने डेली चार्ट्स पे मेंटेन किया है। ओवरऑल सेटअप अच्छा है, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है।
और दूसरा एक मिड कैप स्टॉक्स में थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ रहा है, तो एक नाइका के साथ जाना चाहूंगा। ये मेक और ब्रेक लेवल पे है, 176 फिलहाल अभी चल रहा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 188 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस है उसका 172। एक डिसेंट अप ट्रेंड में है स्टॉक, हायर बाय हायर लोस कंसिस्टेंटली स्टॉक ने मेंटेन रखा है फॉर्मेशन। आज कहीं ना कहीं ये रेंज के ऊपर स्टॉक ट्रेड हो रहा है। अगर ये रेंज ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन में जाता है तो आने वाले दिनों में एक नाइका में पॉजिटिव मोमेंटम हम और बढ़ते हुए देख सकते हैं। नायका यहाँ पर एक पॉजिटिव मोमेंटम और बढ़ते हुए देख सकते हैं। चलिए, ये इस समय 2 ट्रेड्स नायका भी सुबह डिस्कस हुआ था। कविता जी, आपकी इस समय की 2 ट्रेड्स। तो अनुज जी, एक बहुत मोमेंटम ट्रेड दिख रहा है। हिंदुस्तान जिंक पर फ्लैट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है। मुझे लगता है एज अ मोमेंटम इसे चेस करना चाहिए अंटिल काउंटर 467 के लेवल के ऊपर इसमें बाय ट्रेड लें। अपसाइड मुझे लगता है मोमेंटम कैरी होना चाहिए 485 से 490 का एज पर द फ्लैट फॉर्मेशन। अनादर जो मुझे लग रहा है लाइफ इंश्योरेंस में से LIC में एक अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया ऑन अ वेरी शॉर्टर टाइम फ्रेम। सो 828, 835 के प्राइस टारगेट के लिए आप LIC ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 807 का। लीजिए भाई, हिंदुस्तान जिंक वायदा वाला जो एंट्रेंट है आज का, बढ़िया मूव दिखा रहा है 5-6%। ये कयाल साहब, आइडिया की कमी है क्या? स्टॉक स्पेसिफिक तो मूव बढ़िया है, एक क्यों दिया? हाँ, एक और स्टॉक जो मैं अभी जोड़ना चाहूंगा, वहां पर एक बहुत अच्छा मूव आने की गुंजाइश है। अभी फिलहाल ब्रेकआउट आया नहीं है, लेकिन आ सकता है। वो है सुमितो केमिकल। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो कंसोलिडेशन में और अब बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट आने की गुंजाइश है। एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 522 का और टारगेट देख सकते हैं 565 का इस स्टॉक के अंदर। ओके, मीन वाइल जो IGL की ट्रेड पकड़ी थी हमने एकदम, देखिए डे हाई पर इस समय ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक का अब 202.63। आई थिंक शिल्पा जी से पकड़ी थी ना हमने ये ट्रेड। शिल्पा जी आपके साथ डिस्कस की थी IGL। हाँ, क्या एक अपडेट ले लें इस पर? जी बिल्कुल अनुज जी, जैसे मैंने बोला कि ये अभी आप यहाँ पे ट्रेल कर दीजिए 197 को और यहाँ पे होल्ड कीजिए। 210 इसके पहले टारगेट्स हैं, इंटैक्ट है और आज स्ट्रेंथ है, तो IGL कैन मूव टू दैट लेवल्स। IGL स्ट्रेंथ है आज यहाँ पर। चलिए, एक काम करते हैं, इस समय की ट्रेड्स पूरी हुई। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए सब ट्रेड्स के साथ। अब मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए ASK हेल्थ सॉल्यूशंस के CEO वैभव सांघवी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। वैभव जी, गुड मॉर्निंग। और कंसिडरिंग आप एक लॉन्ग शॉर्ट फंड रन करते हैं, आई एम श्योर आपने उस गिरावट में काफ़ी अपने आप को बचाया भी होगा। अब जो मार्केट में रैली आई मार्च में जिस तरीके की, इसके बाद अब आपका क्या व्यू है और इस समय आपका लॉन्ग शॉर्ट रेशो क्या होगा मार्केट में? So Anuj, I think of course from October to February हमारे फंड के लिए तो बेहतर था ही, but in any case from end of the February perspective हमने एक आउटलुक नोट निकाला था बीच में कि वहाँ हम बोल रहे थे कि हम मार्केट में कंस्ट्रक्टिव हो रहे हैं। नॉट ओनली के बिकॉज के मार्केट की गिरावट के कारण हम कंस्ट्रक्टिव हुए हैं, बट हमें लग रहा है कि काफी कॉम्बिनेशन मेजर्स इन टर्म्स ऑफ बोथ मॉनेटरी स्टिमुलस और फिस्कल स्टिमुलस दोनों मिला के FY26 को अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि GDP फोरकास्ट जितने भी हैं उनको बीट करने की गुंजाइश है। सो हमें लगता है कि ग्रोथ कैचअप करेगा और इसी के कारण अर्निंग्स जो अभी तक डिटीरियोरेट हो रही थी, हमें लगता है कि सेकेंड हाफ ऑफ FY26 में ये अर्निंग्स का दौर रिवर्स होगा वापस, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ वापस पकड़ेगा। सो ऑल इन ऑल आफ्टर दैट करेक्शन वैल्यूएशन जब लार्ज कैप में रीजनेबल हो रहे हैं, हमें लगता है कि ये एक अच्छा मौका है मीडियम टू लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए टू पुट सम मनी। फ्रॉम अ फंड परस्पेक्टिव हम जनवरी फरवरी तक लो एक्सपोजर रन कर रहे थे और अब अभी हम ग्रेजुअल एक्सपोजर इंक्रीज कर रहे हैं एज मार्केट काइंड ऑफ गिव्स ऑन सपोर्टिंग ट्रेंड्स। जो हम नेट पोजीशंस काफी कम चला रहे थे, हम थोड़ी थोड़ी मार्जिनली इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस समय आपका सबसे ज्यादा लॉन्ग एक्सपोजर कहाँ पर है? कौन से स्पेसेस में आपको सबसे ज्यादा पोटेंशियल नजर आ रहा है? ठीक अनुज, आई थिंक एक क्वार्टर के रिजल्ट्स को अगर हम इग्नोर करते हैं तो प्रॉबेबली मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए हमें लगता है कि कंज्यूमर्स एज अ सेक्टर नेक्स्ट 1.5 to 2 years के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। हमने देखा कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट की मेजर्स आए हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्स रिबेट्स,
पैसा वो क्लास को दिया गया है जो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर कर सकता है, और उसी के मद्देनजर हम अप्रैल मई के ऑनवर्ड हम देखेंगे कि कंज्यूमर्स में अलग अलग सेगमेंट्स में काफी ट्रैक्शन देखने मिलेगा। सो हमें लगता है कि वाइल ओवरऑल बेसिस पे कंज्यूमर्स में काफी अंडरवेट है पोर्टफोलियोज, नॉट ओनली वो कैचअप करेंगे टू इक्वल वेट बट मार्जिनली ओवरवेट भी जा सकते हैं, और इसी के दौरान हम अच्छी तरह से प्राइस एप्रिसिएशन भी देख सकते हैं ये पूरे सेगमेंट में। सो कंज्यूमर्स एक सेक्टर है, हमें अच्छा लगता है। दूसरा ऑफ कोर्स प्राइवेट बैंक्स है, जो लार्जर प्राइवेट बैंक्स है वो भी अच्छे लगते हैं। एंड लास्टली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एज वेल, ये ऐसा सेगमेंट है जो हमें लगता है कि फ्रॉम मीडियम टर्म परस्पेक्टिव भी ठीक लग रहे हैं। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंज्यूमर्स जो भी है, स्टार्टिंग विद डिस्क्रेशनरी एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू स्टेपल्स एज वेल, हमें लगता है कि ये हम ओवरवेट जाएंगे पोर्टफोलियोज में। ओके वैभव सर, हाय, गुड मॉर्निंग। तो बेसिकली यहां से बाजार पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकता है, ऐसा आप कह रहे हो, क्योंकि फिस्कल और मॉनेटरी स्टिमुलस होगा, मोमेंटम तूल पकड़ेगा और जो स्लो डाउन अर्निंग्स रिलेटेड था वो इवेंचुअली आने वाले 1-2 तिमाहियों में वापस सुधरता हुआ नजर आए। नजर रखें कंजम्पशन रिलेटेड स्टोरीज, कंज्यूमर्स और प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स पे। वैभव सर, ठीक है, ये आगे देखते हैं किस तरह के डेवलपमेंट्स होते हैं, क्या करते हैं फिस्कल और मॉनेटरी फंड पे। एक सरदर्द सामने खड़ा हुआ है, वो ट्रम्प साहब और ट्रम्प साहब की टैरिफ्स। अब एक तो जो वो कर रहे हैं उससे किसी का भला होगा क्या? यूएस का भला होगा? बाकियों के तो सरदर्द बढ़ ही रहा है। और कई लोग मानते हैं कि जो ट्रम्प साहब की जो टैरिफ इंप्लीमेंटेशन है अपने यहां तो लार्जली भाव में आ गई हैं शायद, ऐसा आप भी, अब है तो अनसर्टेनिटी, पता नहीं क्या करने वाले होंगे, लेकिन मोटा मोटी वो पेन ऑलरेडी आ चुका है क्या भाव में, ऐसा मानूं क्या? See, I think let's understand very objectively कि वो ट्रम्प टैरिफ्स के जरिए क्या करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये हमको थोड़ा इंडिकेशन मिलेगा, इफ यू सी फ्रॉम द अर्लियर 4 years ऑफ ट्रम्प, तभी हमने देखा था कि एट दैट पॉइंट इन टाइम ये जब टैरिफ्स आए थे तो उसके कारण काफी बेहतर नेगोशिएटिंग टैक्टिक करके ट्रेड डील्स में एंटर किए थे। नाउ गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि वही दौर कंटिन्यूड रहेगा। यहाँ पे टैरिफ्स विल बी यूज्ड एज ए नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स और ट्रेड डील्स में अराइव होगा। हमें लगता है ये 3 to 6 months का पेन है, बट ऑन एन ओवरऑल बेसिस नॉइज ज्यादा है और उसका इफेक्ट ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म काफी कम रहेगा, इज माय एंटी कंसेंसस व्यू इन दैट सेंस। सो आई थिंक जो ट्रम्प के कारण, टैरिफ्स के कारण अगर करेक्शन होता है तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। हाँ, अच्छा, आपने कहा था लॉन्ग से मीडियम टर्म के हिसाब से ये अट्रैक्टिव लेवल्स हो सकते हैं स्टॉक पिकिंग के, तो मोटा मोटी इसका मतलब है कि कहीं कुछ एक सरदर्द बना था इंडियन मार्केट वैल्यूएशंस, तो ये ऐसा लग रहा है आपकी बातचीत से कि अपने वैल्यूएशन शायद रीजनेबल हो गए, और जब रीजनेबल लग रहे हैं तो ये लार्ज कैप्स के साथ साथ क्या ऐसा है कि ब्रॉडर मार्केट्स में भी जो कोर्स करेक्ट करा था हमने, अब लार्जली हालात पटरी पे आ गए हैं वैल्यूएशंस के फ्रंट पे? सी, आई थिंक लार्ज कैप रीजनेबल है, बट स्टिल अगर आप देखते हैं ऑब्जेक्टिवली मिड कैप और स्मॉल कैप्स अभी भी थोड़े महंगे चल रहे हैं। सो उसमें हम वेट करेंगे बिफोर अग्रेसिवली इन्वेस्टिंग, बट लार्ज कैप एट एवरी डिक्लाइन हमें लगता है कि एक पॉजिटिव रिटर्न देने की गुंजाइश रखता है। एंड लास्टली, अगर आप इंटरेस्टिंगली देखेंगे तो एफपीआई फ्लोज भी पॉजिटिव हो रहे हैं। सो इफ इकोनॉमी जीडीपी नंबर्स बेटर होते हैं FY26 में, अर्निंग स्टेबलाइज होते हैं और साथ में एफपीआई की इन्वेस्टमेंट्स भी आती है वापस, तो ऑल द वेरिएबल्स देन स्टार्ट गेटिंग इनटू प्लेस फॉर अ डिसेंट रिटर्न। ओके, बीएससी 15% पर अब फ्रीज हो चुका है। 10% की फ्रीज खुली और अब 15% की फ्रीज पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा एफएनओ में, क्योंकि वो शॉर्ट कवरिंग एफएनओ में हो रही है। वैभव जी, ये मार्केट पार्टिसिपेंट स्टॉक्स में क्या वापस एक नई तेज़ी की शुरुआत हुई है? क्योंकि इस स्पेस ने काफ़ी शानदार रिटर्न्स दिखाए थे, उसके बाद करेक्शन भी ब्रूटल रही थी, लेकिन अब अगर मार्केट इंप्रूव हो रहा है तो क्या ये स्टॉक्स भी इंप्रूव होंगे?
अनुज, आई थिंक ये डायरेक्टली रिलेटेड टू द मार्केट मूवमेंट है एक तरीके से, बट अगर हम देखते हैं कि मार्केट का एक प्रॉब्लम भी है कि वो एक्स्ट्रापोलेट करते रहते हैं इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स, अर्निंग्स, अंडर नॉट, आई मीन फॉरगेटिंग के एट द एंड ऑफ इट ये सिक्लिकल सेक्टर है इन दैट सेंस. तो आप सिक्लिकल सेक्टर को कितना मल्टीपल देते हो, ये बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क है. ऑफ कोर्स बिजनेस मैट्रिक्स इंप्रूव हुए हैं, लार्जर इकोसिस्टम इंप्रूव हुई है, ऑडियंस बड़ी है, but on an overall basis, they are also prone to market movements over a period of time. Also, उसमें regulatory अगर what is intervention होती है in terms of various rules, regulations जब change होती हैं, तो I think all of these get affected on these sectors as well. So हमें लगता है कि bigger call would be to understand the multiples of these kind of names. For a medium to long term outlook. In our view, it is a very cyclical industry, तो उस हिसाब से डिस्काउंटिंग होनी चाहिए. ओके, बिल्कुल. एक और स्पेस जहां पर मोमेंटम लौटा है वो है डिफेंस और रेलवेज. यहां पर क्या भी होगा आपका? सी, आई थिंक डिफेंस में जिस हिसाब से ये क्वार्टर में हमने एक्टिविटी देखी है वो काफी बेहतर रही है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर इनफ्लोज, और एक कमिटमेंट भी है फ्रॉम एन मेक इन इंडिया पर्सपेक्टिव ऑन एन ओवरऑल डायरेक्शनल. हमें ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ठीक लगते हैं. द ओनली थिंग यहाँ पे देखना है कि वी शुड नॉट गेट कैरिड अवे अगेन विद द सेम मल्टीपल्स और वैल्यूएशन काइंड ऑफ गेम, इन दैट सेंस के अगर आप 35 टाइम, 40 टाइम, 45 टाइम पे अगर इन्वेस्ट कर रहे हो इन दीज काइंड ऑफ कंपनीज, तो द जेस्टेशन पीरियड टू अराइव एट दोज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है. तो मेरे नज़रिए से जब भी मार्केट्स करेक्ट होते हैं, ये स्टॉक्स में डिक्लाइन आती है, तब देखना चाहिए. बट ऑन एन ओवरऑल बिजनेस पर्सपेक्टिव आई थिंक उसको मीडियम टू लॉन्गर टर्म में आई थिंक पॉजिटिविटी कंटिन्यूड रहेगी. मेरा एक जाते जाते आखिरी सवाल. अपने को तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने का आपने हरी झंडी दे दी, तो अब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने के लिए कंफ्यूजन, वैभव जी, वो अपने आप को इस समय डिफेंसिव तक रिस्ट्रिक्ट करूं, या जिन स्टॉक्स की चर्चा हो रही थी जिन्होंने पिछले समय में बड़ा ताबड़तोड़ तेजी दिखाई थी, कोई डिफेंस, कोई ईएमएस रिलेटेड प्लेस, कोई ये इंडस्ट्रियल्स, इनका तड़का बैट करूं फॉर द टाइम बीइंग? जाऊं किस तरफ, टिल्ट कहां रखूं? सी, आई थिंक टू वेरी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हियर कि अगर हम सेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं उसके पहले एक हमें ध्यान रखना चाहिए फ्रॉम एन एसेट एलोकेशन पर्सपेक्टिव. और एसेट एलोकेशन में ऑफ कोर्स आपके हर एक सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए, इंक्लूडिंग योर लार्ज कैप्स, मिड एंड स्मॉल कैप, डिपेंडिंग अपॉन द कंफर्ट एंड द रिस्क एबिलिटी यू टेक. सेकेंडली, जब हम सेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो एक वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंड है कि फ्रॉम दिस गवर्नमेंट हमने लास्ट 9-10 साल में एक क्लियर फोकस देखा था टिल नाउ in terms of focus on supply side, industrials, और जो भी reforms देखे, largely GST, corporate tax reduction, PLIs, Make in India, वो काफी centric थे supply side के लिए. और the view was कि ये supply side over a period of time will increase the employment and then the consumption will increase. But last 10 years इतना हो नहीं पाया from a consumption standpoint. और इस तरफ at this point in time, in the last 6 months हम देख रहे हैं एक distinct change both from a state and the center basis, जहां welfare expenditure increase हुई है, tax rebates increase है, hands in the money in the hands of the consumers आए हैं. So my sense is के a very well balanced portfolio, not skewed towards industrials, capcos, infra, but starting to have some exposure to the consumption side will merit some attention from a portfolio perspective. ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए. अब चलिए हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के फंड मैनेजर आशीष चतुर मोहता जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं. आशीष, गुड मॉर्निंग. आशीष, आज का स्टार ऑफ द डे बीएसई, एक बार पहले इस पर बात हो जाए. 15% ऊपर, क्या भी होगा स्टॉक पर अब? गुड मॉर्निंग अनुज. तो देखिए, बिल्कुल बीएसई ने एक बहुत ही बढ़िया रिकवरी दिखाई, खासतौर पर जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए एक्सपायरी रिलेटेड, जहां पर पे सिर्फ 2 एक्सपायरी को अलाउ किया गया और ट्यूसडे और थर्सडे की डेट्स को ही
फिक्स किया गया, तो ये डेफिनेटली बीएससी के लिए वापस एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। एज अ डिस्क्लोजर स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में भी बना हुआ है, तो मेरे हिसाब से ये न्यूज़ काफ़ी अच्छी है, और जिसके चलते मुझे लगता है कि एक जो स्टॉक ने गिरावट दिखाई थी ऑलमोस्ट 6200 के लेवल से, मोटा मोटी हम देख रहे थे कि 4000 के नीचे चला गया था, वो रिकवरी आ रही है, और मेरे हिसाब से अब ये वापस नए ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने की तैयारी करेगा। और हमारा ये मानना है कि बीएससी का जो मार्केट शेयर है, जो 16% तक नीचे आ गया था 20% पर जाकर के, वहां पर भी एक रिकवरी आएगी, और शायद 20-22% के ऊपर वापस मार्केट शेयर मुझे लगता है कि ऑप्शंस मार्केट में जाता हुआ बीएससी का नजर आएगा, जो बेनिफिट मुझे लगता है कि ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी देखने को नजर आएगा। तो मैं इस इवेंट को काफी पॉजिटिवली देखता हूं, और आज की रैली के बाद भी मुझे लगता है फर्दर अपसाइड स्टॉक में पॉसिबल है। एज अ डिस्क्लोजर स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में बना हुआ है। मुबारक हो आपको उस बात के लिए, बढ़िया है। 15% का उछाल एक पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो में नजर आ रहा है चतुर्वेदा साहब को। चतुर्वेदा साहब, लंबी लंबी बातें तो अभी कर ली अवधि वाली पिछले सेगमेंट में, आप जुड़े हो तो जरा सा थोड़ा सा नियर टर्म की तस्वीर पेंट करा लूं। 5 बैक टू बैक सीरीज के बाद कुछ रिस्पाइट मार्च में आया, कैसे पोजीशन नजर आ रहे हैं अपन अप्रैल के लिए? आप लोग कैसे पोर्टफोलियो को अप्रोच कर रहे हो अप्रैल में, किस तरह के रीजिक्स की तैयारी कर रहे हो? स्टॉक स्पेसिफिक बाद में आता हूं। नहीं, बिल्कुल। तो पहले सेक्टर की बात करूं, आशीष जी, देखिए मेरे हिसाब से सबसे पहले हम जो एक चर्चा कर रहे थे बैंकिंग फाइनेंशियल, ये हम काफ़ी अच्छी पोजीशन हमारे पोर्टफोलियो में इसकी लेके बैठे हुए हैं। सेकंड है डिफेंस, तो पूरे जो पब्लिक सेक्टर स्पेस में अगर से हम किसी चीज़ पे काफ़ी पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टेड है, वो है पूरा डिफेंस का बास्केट, क्योंकि हमने देखा कि पिछले जो 6 महीनों में जो डेवलपमेंट्स हुए, उसके बाद यूएस में जब ट्रंप के इलेक्शन के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं बात की कि डिफेंस की स्पेंडिंग को कम करे, पर उसके बावजूद भी यूरोप के अंदर में एक बड़ा डिफेंस का लोकेशन हमें देखने को नजर आया। आप हमारे यहाँ के डेटा पॉइंट देखिए, पिछले 10-15 दिनों के अंदर में कम से कम 50,000 करोड़ के ऑर्डर पे मंजूरी गवर्नमेंट ने दी, और कल बीएल के अंदर में ऑर्डर आया, उसके 3-4 दिन पहले भारत डायनेमिक्स के अंदर 3 से 4,000 करोड़ का ऑर्डर बुक आया। तो कहीं ना कहीं जो ऑर्डर बुक पोजिशनिंग है पूरे डिफेंस स्पेस में, वो बढ़ती हुई नजर आई, और उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि यहाँ पर पे रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग नजर आ जाएगी। एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी अगर से आती है तो 15 से 20% की टॉप लाइन ग्रोथ इस पूरे सेक्टर में देखने को नजर आएगी। तो ये डिफेंस जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन स्पेस हमें नजर आता है। तीसरा, कल हम अनुज के साथ चर्चा कर रहे थे ईएमएस स्पेस की, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस स्पेस की, और जिस तरह से गवर्नमेंट का एक रिन्यू फोकस है पूरे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को इंडिया के अंदर में डेवलप करने का, पीसीबी के इकोसिस्टम को डेवलप करने का, उसका बेनिफिट भी मुझे लगता है ईएमएस कंपनीज को देखने को मिलेगा। और ये ट्रेंड आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि एक अच्छी खासी गिरावट के बाद इन स्टॉक्स का जो रिबाउंड है, या जो इनकी जो स्ट्रेंथ है, वो काफी अच्छे से लौटी है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि नेक्स्ट राउंड ऑफ रैली में ये काफी अच्छी तरह से बाजार के साथ पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। अच्छा, कल एक और स्पेस की हम चर्चा कर रहे थे आपस में कि सीमेंट पे फोकस रखिए, जब मैं और वीरू बात कर रहे थे, क्योंकि एक यहाँ पर एक तेज़ी के साइन बन रहे हैं। आज सुबह एक रिपोर्ट भी आई खैर श्री सीमेंट पर, वो ग्रीन में, और रैमको सीमेंट 0.3% ऊपर। आशीष, सीमेंट पर आपका क्या व्यू होगा, और कोई स्टॉक आपके रेडार पर अगर सीमेंट में हो तो रैमको देखिए इस समय डे हाई पर? बिल्कुल। तो अनुज, यहाँ पे 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है। एक, जो सेक्टर के अंदर में बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है, उसकी वजह से हम ये देखने को मिल रहा है कि छोटे प्लेयर्स निकल रहे हैं, बड़े प्लेयर्स वापस से मार्केट के अंदर में अपनी सेक्टर कंसोलिडेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब आप कंपनीज को मर्ज करते हैं तो कॉस्ट सिनर्जीज बहुत अच्छी मिलती है। दूसरी बात, जिस तरह से वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना, या जो दूसरे ऑपरेटिंग लीवरेज है, उसकी वजह से आप देख रहे हैं मार्जिन्स में एक रीजनेबल एक्सपांशन हमें सीमेंट कंपनीज के अंदर देखने को मिल रहा है। तीसरी जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट हो रही है कि डिमांड का जो पिकअप है वो काफी अच्छा है, जिसकी वजह से थोड़ी प्राइसिंग पावर सीमेंट कंपनीज को मिलेगी, और सप्लाई उतनी फास्ट आ नहीं रही, क्योंकि नई कैपेसिटीज नहीं आ रही। ये जो सेक्टर के अंदर में हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, ना कि न्यू कैपेसिटीज का आना, जिसकी वजह से प्राइसिंग पावर भी सीमेंट स्पेस में देखने को नजर आ रहा है। क्योंकि जनरल इलेक्शन और 2 स्टेट इलेक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपने देखा था केपेक्स स्पेंडिंग में कमी आई थी। अब ये केपेक्स कहीं ना कहीं रिकवर होता हुआ नजर आएगा। 72,000 करोड़ का मंथली एक तरीके से केपेक्स हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग में देख रहे थे। ये नंबर इवेंचुअली 90,000 से 1 लाख करोड़ मंथली पे जा सकता है ऑन एन एवरेज बेसिस, जिसका क्लियर कट बेनिफिट मुझे लगता है सीमेंट स्टॉक्स रहेंगे।
हमारे कोर पोर्टफोलियो में अल्ट्राटेक सीमेंट है, हम अभी भी उस स्टॉक के अंदर में लॉन्ग टर्म पोजीशन बना के बैठे हैं, बट डेफिनेटली मुझे लगता है अगर से पूरे स्पेस को भी देखें तो श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट जैसे स्टॉक भी मेरे हिसाब से अच्छे बेनिफिशियरी रहेंगे इस पूरे सीमेंट रैली के अंदर में। मेरा सवाल रह जाएगा तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा दिन भर। आपने सीरीज बता दी, कौन सी पॉकेट्स पे आप बुलिश हो, फाइनेंशियल्स, डिफेंस और ईएमएस। एक अगर सीरीज का सितारा दे जाओ तो मजा आ जाएगा। तो मैंने कल बात की थी आशीष जी, और स्टॉक होगा होटल स्पेस से, तो ये जो 3 स्टॉक सेक्टर है इनकी तो हमने चर्चा पहले कई बार की, पर मेरे हिसाब से होटल सेगमेंट भी काफी अच्छा करेगा। और यहाँ पर जो स्टॉक हमें काफी अच्छा लगता है वो है आईटीसी होटल्स। कल भी हमने इसकी बात की थी, एज अ डिस्क्लोजर स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स बीएमएस में भी हमने लिया है। मेरा ये मानना है कि जो इंडियन होटल्स है वो 38 टाइम 40 टाइम ईवी एबिटा पे ट्रेड कर रहा है, वहीं आईटीसी होटल हमें 20 टाइम्स के नीचे ईवी एबिटा पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पे भी आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में जबरदस्त एक्सपांशन देखने को नजर आएगा, और मैं समझता हूं धीरे धीरे 13 से 14% की आरओसी देखने को मिलेगी। उसका कारण है ऑपरेटिंग मार्जिन में इंप्रूवमेंट, जो कि 450-500 बेसिस पॉइंट का ऑपरेटिंग मार्जिन में इंप्रूवमेंट होने वाला है। चलिए, तो मेरे हिसाब से आईटीसी होटल एक प्रेफर्ड बेट रहेगी। आईटीसी होटल्स कहीं जा रहे हैं क्या आशीष लॉन्ग वीकेंड पर? बिल्कुल जा रहा हूँ, 3 तारीख को मैं गोवा जा रहा हूँ अनुज, तो मेरे ख्याल से वहां पर पे जा रहा हूँ, और उसके बाद भी मैं दिल्ली में थोड़ा घूमने जा रहा हूँ 3-4 दिन फैमिली के साथ, तो ये 2 जगह भी प्लान बने हुए हैं। ओके, और आशीष आप भी जा रहे हैं लॉन्ग वीकेंड पे कहीं? नहीं, इनकी और बहेती साहब की फोटो देख के एंजॉय कर लूंगा मैं। कहीं तो जा रहे होंगे आप, 4 दिन का ब्रेक मिला है तो? नहीं, वो डॉटर की कोचिंग चलती है वीकेंड्स पे भी, कहीं नहीं जा सकता। चलिए ठीक है, आई एम श्योर श्रेय और कंचन ने जरूर प्लान बना लिया होगा लॉन्ग। हाँ, ये दोनों पता नहीं लोनावला, महाबलेश्वर, पता नहीं क्या क्या बातें कहीं ना कहीं है ना, कुछ ना कुछ प्लान बना हुआ है। नहीं सर, अभी तो अभी तक तो नहीं बना, बट हाँ वी आर ट्राइंग कि बन ही जाए। चलिए ठीक है, ओके। मैं तो खैर सोने वाला हूँ इस लॉन्ग वीक। अरे भाई, मैं सच बताऊँ, मैं कितने दिन होगा कंटिन्यूअस? 5, 6, 7 और इधर 12 दिन से, तो इसके लिए इस लॉन्ग वीकेंड से चतुर्मोता साहब भी जागे हमारे लिए यार। आप रेस्ट करो, कहाँ घूमने लगे हो? उसी थकावट को निकालने के लिए घूमने जा रहे हैं आशीष जी। ओके, चलिए इस शो को यहाँ समेटेंगे। आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ब्रेक के बाद श्रेया और कंचन लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल, और मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। और बाजार की बात करें तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, मार्च महीने का आखिरी कारोबारी दिन, लेकिन अप्रैल की सीरीज की शुरुआत आज से हो गई है, लेकिन शुरुआत जो है वो थोड़ी सुस्त शुरुआत हुई है। फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों देखें तो आप इन रेड ही कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी 51 अंकों की गिरावट के साथ आप देखें तो
45 अंकों की गिरावट इनफैक्ट 23,546 के लेवल पर कारोबार करता हुआ। और बैंक निफ्टी देखिए भी इन ग्रीन आया, फिलहाल ट्रेड ही है यहाँ पे, थोड़ी इन ग्रीन में कारोबार करता हुआ 51,616 के लेवल पर। मिड कैप में देखिए थोड़ी रिकवरी आज के सत्र में देखने को मिल रही है, 0.25% की तेजी। स्मॉल कैप भी लगभग इन ग्रीन ही कारोबार कर रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक आप नजर दौड़ाएं तो कहीं खुशी और कहीं गम का माहौल दिखेगा। एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, कंजप्शन, एनर्जी में आज हरियाली देखने को मिलेगी, लेकिन आईटी देखिए ज्यादा डेंट पड़ता नजर आएगा आज के सत्र में, लगभग 1.5%। हेल्थ केयर इंडेक्स भी लगभग 1% टूटकर कर रहा है कारोबार। डिटेल में इस पर और बात करेंगे, लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। अप्रैल सीरीज की शुरुआत करीब 0.25% गिरकर निफ्टी 23,550 के पास। हालांकि बैंक निफ्टी में फ्लैट, मिड और स्मॉल कैप आज कर रहे हैं आउट परफॉर्म। एफएमसीजी शेयर्स में जोरदार एक्शन, करीब 1.25% उछला निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स। प्रोएक्टर, साथ ही साथ गैम्बल हाइजीन और टाटा कंज्यूमर में 4 से 6% की तेजी। ब्रिटानिया और मैरिको भी भागे। उधर मेटल शेयर्स में भी अच्छी रौनक, लेकिन आईटी, फार्मा और ऑटो पर तगड़ा प्रेशर। तेल, गैस और पावर शेयरों में अच्छी तेजी। निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स करीब 1.5% मजबूत। जेफरीज की बुलिश रिपोर्ट से ओएनजीसी करीब 4% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर। उधर सीएलएससी की आउट परफॉर्म की रेटिंग से एनएचपीसी भी 6% भागा। एफएनओ एक्सपायरी के दिन को लेकर सेबी के प्रस्ताव से बीएसई करीबन 14% चढ़कर वायदा का टॉप गेनर। आज के बिग स्टॉक सेगमेंट में भी हुई थी शेयर पर चर्चा। उधर सीडीएसएल और एमसीएक्स भी 4 से 5% भागे। सेबी ने इक्विटी डेरिवेटिव्स की एक्सपायरी का दिन तय करने के लिए जारी किया कंसल्टेशन पेपर। 17 अप्रैल तक सुझाव मांगे। सेबी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, दोनों एक्सचेंजेस को अलग अलग रखने होंगे दिन। सेबी के कंसल्टेशन पेपर के बाद एनएससी ने सोमवार को एक्सपायरी का फैसला टाला। तो आज है हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, यानी कि हम एक लॉन्ग एक्सटेंडेड वीकेंड से केवल एक दिन दूर है और वो दिन आज चल ही रहा है। इस टाइम पे मार्केट की बात करी जाए तो जो बियर का फेयर है वो इस टाइम पे मार्केट के ऊपर बना हुआ है। कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है और काफ़ी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे इस टाइम पे प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑयल एंड गैस का जो मूवमेंट है आज के सत्र में काफ़ी अच्छा देखा जा रहा है। ब्रेंट क्रूड काफ़ी फिसल के इस टाइम पे कारोबार कर रहा है, जिसने पूरे के पूरे ऑफसेट कर दिया है जितने भी नेगेटिव सेंटिमेंट है, चाहे वो वीकर रुपी की बात हो, जिस तरीके से सब्सिडी की बात चल रही है, वो सारी चीजें ऑफसेट होती हुई दिखाई दे रही है। और बिग ब्रोकरेज भी यहाँ पे बेट लगाती हुई दिखाई दे रही है ऑयल एंड गैस सेक्टर में। और जैसे कि श्रेया ने अभी मेंशन किया, जेफरीज की रिपोर्ट आई है। कल गोल्डमैन सैक ने भी अपनी ऑयल एंड गैस के Q4 के प्रीव्यू के ऊपर एक रिपोर्ट निकाली थी। उनका जो नजरिया था वो भी बुलिश था। कल की अगर बात करी जाए तो ग्लोबल मार्केट में ऑटो शेयर्स में काफी हमें पिटाई देखने को मिली थी। और साथ में अगर आज हम अपने ऑटो सेक्टर को देखें तो यहाँ पे भी जो दबदबा है वो बना हुआ है, जो प्रेशर है टैरिफ का वो यहाँ पे डेफिनेटली आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट ऑन द फ्लिप साइड एफएमसीजी काउंटर में अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। अमित सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स जी। सर, कैसा लग रहा है मार्केट का मूवमेंट आपको? अभी तक की बात करें तो हमें ये पिछले 1-2 हफ्ते अच्छे खासे जाते हुए दिखाई दिए हैं। क्या लगता है कि आज की जो क्लोजिंग होगी वो बेयर का फेयर होगा या बुल्स विद रेड बुल्स होंगे? जी कंचन जी, अगर हम पर्टिकुलरली आज की बात करें तो मेरे हिसाब से हम एक न्यूट्रल टेरिटरी में, वीकेंड लंबा आ रहा है तो आई थिंक नोबडी वांट्स टू टेक अ चांस ऑन द लॉन्ग और द शॉर्ट साइड। ये मैं पोजिशनली बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा रेस्ट मोड में है मार्केट। अगर हम देखें 23,870 में हमें रिजेक्शन मिला था और कल के सत्र में लगभग 23,400 के लेवल पे हमने सपोर्ट लिया था, जहां पे हमारा लगभग 200 एमआ भी है। तो ये मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है 23,400 ऑन द लोअर साइड एंड 23,870 इज द हायर रेंज। इन बाउंड्रीज को कोई प्ले कर सकता है इंट्राडे बेसिस पे, तो दैट इज गुड। बट पोजिशनली यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा जब 23,870 के हम ऊपर निकलेंगे। परिस्थितियां अभी ठीक है, यहाँ कोई मार्केट में कोई खराबी नहीं है, एज लॉन्ग एज 23,400 इज इंटैक्ट। निफ्टी बैंक अच्छा खासा आउट परफॉर्म कर रहा है, 52,200 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट रजिस्टर होगा।
ठीक है, अभी फिलहाल मार्केट में एक पॉजिटिविटी नजर आ रही है। 23,400 का जब तक लेवल इंटैक्ट है, डरने और घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर 23,870 के पार निकलता है तो फिर एक अच्छी खासी रैली हम मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी रिलेटिवली निफ्टी के कंपैरिजन में आउट परफॉर्म करता नजर आ रहा है। और ब्रेथ आज के सेशन में फिलहाल थोड़ी वीक नजर आएगी आपको, थोड़ी ठीक ठाक नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी तेजी, तो 1824 ऐसे स्टॉक्स जो फिलहाल अभी चढ़कर कारोबार कर रहे हैं, तो ब्रेथ ठीक है बाजार में। अभी ये फिलहाल रणनीति आप अपनाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में, और सबसे पहले वो नंबर रखते हैं आपके स्क्रीन पर जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर अभी आपके स्क्रीन पर फ्लैश होगा 7045220000। इस नंबर पर अपने सवाल पूछिए। और चलते हैं अब आगे और देखते हैं पहला कॉलर हमारे साथ कहां से जुड़ रहे हैं। दीपक जैन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फिरोजाबाद से। दीपक जैन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। जी मेरा सर। 100 शेयर है 675 की रेट में इंडसइंड बैंक के, लॉन्ग टर्म रख सकता हूँ। इंडसइंड बैंक लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप पूछ रहे हैं, ठीक है। 675 की खरीद है, 663 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, मामूली लॉस में है आप फिलहाल। और आप देखें तो आज भी ये गिरकर ही कारोबार कर रहा है 1.5%। और जो वो डेरिवेटिव वाली खबर आई थी उसके बाद से तो तगड़ा डेंट पड़ा था, लेकिन कुछ दिनों से ये स्टॉक चला भी था सीईओ सीएफओ के फेरबदल की खबर के बाद। लेकिन अभी भी 52 वीक हाई से बहुत ही करेक्ट हो चुका है, लो 52 वीक लो के आसपास ही है फिलहाल। अमित जी, खबर के बूते ये स्टॉक गिरता और बढ़ता है। चार्ट्स में भी आप देखिए एक महीने में एक तगड़ा डेंट पड़ा है इस पर्टिकुलर काउंटर पे, 32% से ज्यादा टूटा ये स्टॉक। अभी क्या लग रहा है, जिनके पास है वो होल्ड करें, ये अभी तो मामूली लॉस में ही है, इनको लॉस बुक करके एकदम एग्जिट ले जाना चाहिए या फिर अभी होल्ड ही करें? जी श्रेया जी, अगर इंडसइंड का चार्ट देखें तो पहले तो चार्ट डेफिनेटली बहुत वीक है। यहाँ पे अभी साइंस ऑफ स्टेबिलिटी आया नहीं है, और इनका जो लॉस है वो मामूली सा 11 रुपए का लॉस है। मे बी दैट कैन बी कोई बाउंस में भी निकल सकते हैं यहाँ से। मोर देन टेक्निकली निकलने की फंडामेंटली भी ये सलाह है, क्योंकि दिस इज अ न्यूज बेस्ड काउंटर। अब यहाँ पे आगे चल के कैसे क्या न्यूज फ्लो निकलेगा, उससे स्टॉक का प्राइस बहुत ज्यादा ऑन द बोथ साइड इम्पैक्ट हो सकता है। अगर नेगेटिव साइड में इम्पैक्ट हुआ, कोई नेगेटिव न्यूज आई, तो ये दिक्कतों में पड़ सकते हैं। स्ट्रक्चर वीक है, टेक्निकली न्यूज हैवी स्टॉक है, तो मेरे ख्याल से एज अ रिटेलर कोई स्टॉक जिसमें इतना ज्यादा न्यूज अफेक्ट करता हो प्राइसेस को, तो वहां पे हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, बिकॉज दैट कैन कॉज अ डेंट इन आवर कैपिटल। तो मेरी सलाह यही है कि रिस्क ना ले, कोई भी बाउंस है एग्जिट कर जाए यहाँ से। ओके, तो बाउंस पे एग्जिट की सलाह और न्यूज ड्रिवन काउंटर है इंडसइंड बैंक, तो इस टाइम पे रिस्क ना ही ले तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, और जो हमारे अगले दर्शक हैं बुलंदशहर से जुड़े हैं, बुलंदशहर से बादल जी हमारे साथ जुड़े हैं। बादल जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग मैम। नमस्कार। गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी। सवाल क्या है आपका? मैम मेरे पास ना ट्रेंड है 62 रेट पे 50 शेयर। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या बोल रहे हैं? यस मैम। और भारतीय एयरटेल है 1690 है। एयरटेल है 1690। और ठीक है, ये मैम चेन्नई पेट्रो है। ठीक है। मैं ना बादल जी एक काम करते हैं, 2 ही सवाल के साथ कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो ऑलरेडी क्यू में हैं, उनके भी सवाल लेने हैं। तो मैं 2 शेयर के साथ शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले जो ट्रेंड देख लेते हैं, आपने 6200 के भाव पे ले रखा है ट्रेंड, और 50 शेयर आपके पोर्टफोलियो में है। 2 अभी तो काफी ज्यादा ये डाउन साइड इसमें देखने को मिला था, लेकिन पिछले 1 महीने से इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो काफी शानदार देखने को मिली है। पिछले 1 हफ्ते में भी इसने अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं, और काफी सारी जो ब्रोकरेज है वो भी इस टाइम पे बुलिश नजर आ रही है ट्रेंड के अंदर। मैक्वेरी की माने तो उनका मानना है कि आने वाले वक्त में हमें यहाँ पे 7000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर इसको एशियन पेयर से कंपेयर किया जाए तो इन टर्म ऑफ ग्रोथ, इन टर्म ऑफ रिटर्न्स, इन टर्म ऑफ इन्वेंट्री टर्न्स, ये इस टाइम पे आउट परफॉर्म कर रहा है। अमित सर, आपकी क्या राय है? चार्ट में किस तरीके से ये प्लेस्ड है इस टाइम पे? जी कंचन मैम, ट्रेंड को फिलहाल होल्ड करने की सलाह है। स्टॉक में हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा रिसेंटली, और इस करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक राउंडिंग पैटर्न का बेस बनाया है। 10 और 20 डेमा का क्रॉसओवर है। आज के सत्र में हम देख रहे हैं स्टॉक ने 50 डेमा भी क्रॉस किया है। लॉस इनका ज्यादा है, तो वी विल टेक इट स्टेप बाय स्टेप। तो अभी इमीडिएटली हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगभग रहना चाहिए 5375 का। 5375 का स्टॉप लगाएं। जिस हिसाब से टेक्निकली स्ट्रक्चर प्लेस है, मुझे लगता है 5750 5800 पॉसिबल है। वहां पे हम इस स्टॉक को एक बार फिर से रीअसेस कर लेंगे।
ओके, तो ये थी राइट ट्रेंड पे। अमित सर, एक बार भारतीय एयरटेल भी देख लीजिए। इनके पोर्टफोलियो में 1690 की खरीद है भारतीय एयरटेल में, और खरीदारी के भाव से अच्छा खासा यहाँ पे एक बाउंस देखने को मिल रहा है। 1730 पे ये कारोबार कर रहा है, क्या करना चाहिए? होल्ड? जी कंचन जी, भारती का स्ट्रक्चर डेफिनेटली पॉजिटिव है एज लॉन्ग एज 1700 होल्ड्स। स्टॉक में हमने पिछले कुछ सत्रों में एक अच्छी खासी रैली देखी, लेकिन 3-4 दिनों से साइडवेज है, बट यहाँ पे कोई साइन ऑफ वीकनेस अभी नहीं है। साइडवेज कंसोलिडेशन है, मे बी इट्स अ रेस्ट बिफोर द नेक्स्ट मूव। तो 1700 का स्टॉप लॉस लगाएं और इस स्टॉक को होल्ड करें। 1700 का स्टॉप लॉस लगाना है और भारतीय एयरटेल को फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं। ये रणनीति आपको अपनानी चाहिए। साथ ही ट्रेंड फिलहाल पॉजिटिव है, उसमें भी आप बने रह सकते हैं। तो ये रणनीति आप इन दोनों ही स्टॉक्स पर अपनाएं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे कॉलर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। सचिन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जबलपुर से। सचिन जी गुड मॉर्निंग। मैम गुड मॉर्निंग। मेरे पास BHEL के 200 शेयर्स है, डायरेक्ट 241। 3 मंथ का व्यू में जाना चाहता हूँ। बस 3 महीने के लिहाज से आप इसको होल्ड करना चाह रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म के नजरिए से पूछ रहे हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, और देखिए 241 की खरीद है और 218 पे भी ये कारोबार कर रहा है, तो लॉस में है थोड़ा, भी लगभग 20 रुपए प्रति शेयर से ज्यादा का लॉस झेल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से तेजी आज के सेशन में ही देख लीजिए, 2% के करीब डे हाई पे कर रहा है कारोबार। और पिछले कुछ दिनों में भी हमने देखा कि डिफेंस स्टॉक्स में जिस तरीके से रैली आई है, तो इन सारे ही स्टॉक्स में अभी पॉजिटिविटी बनती नजर आ रही है। चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं अमित जी? 3 महीने के लिहाज से क्या इनका भाव वापस आएगा, साथ ही क्या प्रॉफिट भी होगा? इसमें क्या करना चाहिए 3 महीने के लिहाज से? जी श्रेया जी, फिलहाल तो भेल को होल्ड ही करना चाहिए। यहाँ पे भी हमने ऊपर के भाव से लगभग, अगर हम 52 वीक हाई की बात करें, 320 के आसपास गया था, वहां से स्टॉक में करेक्शन दिखा। बट रिसेंटली स्टॉक ने एक राउंडिंग पैटर्न का बेस बनाया है। काफी अच्छा पैटर्न है। 10 और 20 डे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर भी है। स्टॉक 50 डे के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और कल के सत्र में हमने एक पुल बैक देखा टुवर्ड्स दिस कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूविंग एवरेजेस, और वहां से एक फिर अपथ्रस्ट देखा। तो ओवरऑल फिलहाल एक फर्स्ट हायर लो भी चार्ट्स पे, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर फिलहाल काफी पॉजिटिव है, होल्ड करें। पोजिशनली एक स्टॉप लॉस लगाएं 208 रुपए का। स्ट्रक्चर देख के ऐसा लगता है कि इनके भाव आ जाएंगे 235 240 के, वहां पे 200 डेमा का एक रेजिस्टेंस है, तो वहां पे हम एक बार फिर से रीअसेस कर लेंगे। ओके, तो 208 के स्टॉप लॉस के साथ 240 तक के टारगेट के लिए आप इसको चेस करके चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगले जो दर्शक हैं नागपुर से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रशांत। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। जी आपका सवाल। अपॉर्चुनिटी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हाँ, मेरे पास 17,000 शेयर थे बजाज हाउसिंग फाइनेंस से 131 पे, तो वो तो 106 भी चला गया, और कल मैंने 127 पे उसको 3,000 शेयर निकाल दिए। तो अभी मुझे बाकी 14,000 शेयर होल्ड करना है, क्या करना है? ठीक है, 14,000 शेयर्स हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के, 121 की खरीद है, और कल ही 3,000 शेयर्स यहाँ पे ऑफलोड करते हुए भी दिखाई दिए हैं। अमित सर, क्या लगता है 124 पे ट्रेड कर रहा है? डॉक्टर प्रशांत, एक बार ये बता दीजिए कि आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से इसे होल्ड कर रहे हैं? मैं 15 से 20 तक का प्रॉफिट लेता हूँ, फिर वो 1 महीने में वो चलता है, साल भर में मतलब विदाउट प्रॉफिट निकलता रहे। ओके ओके, अमित सर क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए यहाँ पे 15 से 20% के लिए? जी देखिए, स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, डेटा थोड़ा सा कम है, लेकिन जितना भी डेटा अवेलेबल है, स्टॉक ने एक बेस बनाया है लगभग 108 से 115 के लेवल पे। स्टॉक अभी बेस से बाहर आया है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अपमूव मिलना चाहिए, बिकॉज एक अच्छा खासा लोअर लेवल्स पे हमने कंसोलिडेशन देखा है। तो होल्ड करें, एक स्टॉप लॉस 120 का लगा के रखें, एंड मुझे लगता है यहाँ 130 135 इज पॉसिबल। तो इस स्टॉक को होल्ड ही करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 120। होल्ड करने की सलाह 120 का स्टॉप लॉस लगाकर बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। लिस्टिंग इसकी दमदार हुई थी और स्टॉक ठीक ही परफॉर्म कर रहा है, फिलहाल होल्ड कर सकते हैं आप। ध्यान रखिएगा 120 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर से जुड़ते हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं धीरा जी मुंबई से। धीरा जी। जी हाँ, बताइए। नमस्कार नमस्कार, आप बताइए सर क्या सवाल है आपका? मेरा है गिल मैंने खरीदा है 150 और लॉन्ग टाइम में मेरी इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, न्यू इन्वेस्टमेंट। अच्छा, पहला इन्वेस्टमेंट है, पहला स्टॉक है ये खरीदा है आपने? वो आपके चैनल में देख देख के मैं खरीदता हूँ। बिल्कुल, आप सीएनबीसी आवाज को ऐसे ही देखते रहिए, इतना ही प्यार देते रहिए। बहुत शुक्रिया सर। गेल पे पूछ रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं। अच्छा स्टॉक चुना है आपने, लिखिए 1% के करीब ये चढ़कर अभी कारोबार कर रहे हैं 183 के लेवल पर, और आप 153 की आपकी खरीद है, प्रॉफिट में है आप 30 रुपए से ज्यादा के प्रॉफिट में। और आप देखिए जिस तरीके से
पूरी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में जिस तरीके से तेजी देखने को मिल रही है, न्यूज फ्लोज भी अच्छे आ रहे हैं। एक महीने में देखिए इस पर्टिकुलर काउंटर में लगभग 18% का रिटर्न मिला है। क्या करना चाहिए गेल में? लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड रहेगा अमित जी ये, या फिर अगर शॉर्ट टर्म में ही देखिए प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं? क्या रणनीति अपनाएंगे? जी श्रेया जी, नहीं, अब गेल को एक बार होल्ड करना चाहिए। ये स्टॉक ने भी एक बेस बनाया लगभग 150 से 170 के लेवल्स पे। कल के सत्र में हमने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल विद वॉल्यूम्स भी देखी हैं। एक छोटा सा इसका हर्डल है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, जो कि लगभग 187 के आसपास आता है। 187 क्रॉस होगा तो देन मे बी 200 इज आल्सो पॉसिबल, बट 187 क्रॉस करना काफी जरूरी है। इन द मीनवाइल 175 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और स्टॉक को होल्ड करें। ओके, 175 के स्टॉप लॉस के साथ करें यहाँ पे होल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा से हमारे साथ संजीव जी जुड़े हैं। संजीव जी गुड मॉर्निंग। संजीव जी आवाज आ रही है? अच्छा नहीं आ रही है, ठीक है मैं सवाल ले लेती हूँ, कोई बात नहीं। इनके अमित सर, इनके ना पोर्टफोलियो में 10,000 शेयर है येस बैंक के। खरीदारी का भाव देखा जाए तो 21.5 रुपए प्रति शेयर, लेकिन चार्ट अकॉर्डिंग टू मी, सही राय तो आप देंगे कि क्या करना चाहिए। ये लगातार डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में बना हुआ है येस बैंक, चाहे 1 साल का चार्ट देख लीजिए, 6 महीने, 3 महीने, 1 हफ्ता, 1 दिन। यहाँ पे एक मोमेंटम जो है वो स्लोअर साइड में। हालांकि इसने पिछले 1 हफ्ते की अगर बात करी जाए तो कैचअप रैली जो बैंक निफ्टी में हमें सारे बैंकिंग शेयर में देखने को मिली थी, इसने भी थोड़ा सा एक मूवमेंट दिखा दिया था 102% का। बट अगर लॉन्गर फ्रेम देखा जाए तो हिस्टोरिकली एक डाउन ट्रेंड है। आगे का फ्यूचर कैसा दिखता है चार्ट्स पे? जी कंचन जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये चार्ट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में, कंटिन्यूसली लोअर हाइज यहाँ पे बन रहे हैं। यहाँ पे हम इंटरमिटेंट पुलबैक जरूर देखते हैं, बट वो 50 डेमा पे जाके होल्ड कर जाता है। आज के सत्र में भी इसने अटेम्प्ट किया टुवर्ड्स 50 डेमा, बट इट हैज गिवन अप गेन्स। तो मेरे ख्याल से एज अ रिटेलर इस काउंटर में नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे वीकनेस है। अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक लाइक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक अब तो खैर वो रैली कर चुके हैं, बट दे हैव डन मच बेटर। जहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छी है उन स्टॉक्स में डिप्स को बाय करना चाहिए, और येस बैंक से मेरे हिसाब से कोई भी बाउंस आए तो इनको एग्जिट करना चाहिए। तो लगातार डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी हमें ऑलरेडी चार्ट्स पे देखने को मिल गई है। कोई भी बाउंस आता है तो वहां पे अपने पैसे को कर लीजिए बाहर। तो चलिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे वापस से ट्रेडर्स हॉटलाइन लेके। कैसा
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। चलिए वक्त हो चुका है हमारे सोशल मीडिया कॉलर्स के साथ, व्यूअर्स के साथ जुड़ने का और उनका सवाल लेने का। तो सवाल आज एनएचपीसी पे काफी ज्यादा मैंने देखा ट्रैक किया आ रहे हैं और देखिए वायदा का टॉप गेनर में शामिल है। एनएचपीसी डे हाई पे कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट आप देखिए अच्छी खासी तेजी 5.5% से ज्यादा की तेजी एनएचपीसी में हमें देखने को मिल रही है। आज रिपोर्ट आई, काफी ज्यादा बुलिश रिपोर्ट, ब्रोकरेजेस की टारगेट भी अच्छा खासा दे दिया गया है एनएचपीसी को। जो इनके प्रोजेक्ट्स की बात करें उसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का पार्वती, उनको वो कंप्लीट कर रहे हैं, उस दिन की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो एक इस खबर के बाद, ब्रोकरेज रिपोर्ट के बाद ये स्टॉक भाग गया आज। और इनफैक्ट आप देखें निफ्टी एनर्जी ही पूरे जोश में है, इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। अमित जी आप बताइए चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड है एनएचपीसी? जिस तरीके से एक एनर्जी सेक्टर में हम रैली देखने को हमें मिल रही है, क्या उसमें से एक स्टॉक हो सकता है ये? जी श्रेया जी, पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि एनएचपीसी मेरे पोर्टफोलियो में, आई थिंक इट्स इन माय पोर्टफोलियो फॉर मोर देन 10 इयर्स, तो 10 साल पहले की मेरी परचेज है, तो ये मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ एनएचपीसी में। इट्स अ पोर्टफोलियो स्टॉक। इसके अलावा जो मैं चार्ट की अगर हम बात करें तो काफी अच्छा एक बेस बनाया है स्टॉक ने। लगभग 72 से 80 के लेवल पे 200 डेमा भी रिगेन कर लिया और अब बेस से फाइनली बाहर आ रहा है। तो कंसोलिडेशन पैटर्न से बाहर आ रहा है। टारगेट्स यहाँ पे अच्छे खासे बनते हैं एज लॉन्ग एज 80 रुपीज इज प्रोटेक्टेड। अगर 80 का स्टॉप लॉस हम यहाँ पे लगाए तो मेरे ख्याल से 95 से 100 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। कल का और आज के वॉल्यूम्स देखे तो दैट आर ऑल्सो वेरी इंप्रेसिव। तो किसी की पोजीशन है तो 80 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए। ओके, तो ये थी राय एनएचपीसी पर और काफी सारी ब्रोकरेज भी है जो यहाँ पे बुलिश इस टाइम पे नजर आ रही है, एज मेंशन बाय श्रेया ऑलरेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अमित सर के पास चलते हैं सीधा सीधा। अमित सर पहले तो बताइए लॉन्ग वीकेंड पे आप कहाँ जा रहे हैं? मेरे को आइडिया लेना है कि हम कहाँ जा सकते हैं श्रेया और मैं, इसलिए मैं सबसे पूछूंगी। जी एटलीस्ट मेरे केस में टीवी में वीरेंद्र जी बहुत बार बोलते हैं कि मैं गंगा सागर जाता हूँ, कोई आता है, तो इस बार सम गेस्ट्स आर कमिंग फ्रॉम अमृतसर, तो उनको मैं पुरी लेके जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। कहाँ पे लेके जा रहे हैं? सॉरी आई मिस्ड इट। लॉर्ड जगन्नाथ पुरी जा रहा हूँ मैं। ओके बिल्कुल जाइए अमित जी। और मैंने मैं बताऊं आपको कंचन, मैंने ग्रेजुएशन उड़ीसा से की है और इनफैक्ट मैंने 10th भी उड़ीसा से की है। बहुत ही अच्छा प्लेस है वो जगन्नाथपुरी। आप जाएंगे मन को तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है। मैं लास्ट ईयर ही गई थी एक्चुअली, मैं किसी कंपनी के उससे गई थी और वहाँ पे फिर मैं पूरा का पूरा विजिट भी करके आई थी। वहाँ पे सांभलपुर में साड़ी जो है काफी ज्यादा वो काफी फेमस है और वहाँ पे जो वॉल में पेंटिंग्स होती है वो भी उसी की थीम में होती है पूरी। अमित जी आप पहली बार जा रहे हैं या फिर पहले भी जा चुके हैं आप? जी मैं 10-12 इयर्स पहले गया था, तो पूरी मैं जा चुका हूँ। मेरे को पूरा, मैंने भुवनेश्वर में भी लिंगराज टेम्पल भी दर्शन किया, बहुत खूबसूरत साक्षी गोपाल भी किया है, तो आई नो अबाउट द एरिया। थोड़ा सा एक वाइल्ड लाइफ एरिया है, वहां पे भी जाऊंगा इस बार देखने के लिए। सो अपने आप देखिए हाउ इट गोस। चलिए अमित सर एक चीज और बता दीजिए, जैसे लॉन्ग वीकेंड आ रहा है तो इस लॉन्ग वीकेंड को देखते हुए कोई स्टॉक जो इस टाइम पे आपके रडार पे आ रहा है? जी स्टॉक वाइज आपने जैसे अभी कहा एनर्जी सेक्टर इज डूइंग रियली वेल। यहाँ पे एनएचपीसी, एनटीपीसी, इनफैक्ट एनटीपीसी में पोजिशनली काफी ऊपर के हमारे टारगेट्स हैं। एनटीपीसी ने रिसेंटली एक अच्छा खासा रनअप दिया था, माइनर करेक्शन दिया था, तो यहाँ पे कोई डिप मिले तो बनाए। मुझे पोजिशनली यहाँ पे 400-420 तक के टारगेट्स नजर आते हैं। डिप पे बाय करें, स्टॉप लॉस 340 रुपए का लगाते हैं। ओके तो ये थी राय एनटीपीसी के ऊपर। एक सवाल है सर, जीएसएफसी का एक बार चार्ट देख लीजिए प्लीज। राहुल प्रजापति जी ने पूछा है एक्स पे, इनके पास 1500 शेयर्स हैं, 182 की खरीद है। काइंडली चेक सर, क्या करना चाहिए इस टाइम पे? जी देखिए अंडर परफॉर्मर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ वीक है। इसकी रेजिस्टेंस लगभग 186 के ऊपर आती है, तो 186 जब तक क्रॉस नहीं करे आई थिंक दिस स्टॉक विल बी अंडर प्रेशर। सुन के ये लगा कि इनका कोई विशेष लॉस नहीं है, 1-2 रुपए का लॉस नहीं है, तो आई थिंक देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट। इनका कॉस्ट प्राइस है तो यहाँ से निकल जाना चाहिए। ओके तो ये थी राय जीएसएफसी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले जो दर्शक हैं वो कहाँ से जुड़े हैं। हैदराबाद से सवाल आया है वर्मा जी का, आशीष वर्मा सर नहीं, एसडी वर्मा जी का सवाल आया है हैदराबाद से। इनके पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के 300 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, 4100 की
खरीद है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और जितने भी अभी इस टाइम पे डिफेंस शेयर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, अच्छी खासी रैली यहाँ पे हमें देखने को मिल गई है ऑलरेडी, और लगातार कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनीज है वो साइन किए जा रही है। अभी टिकर टीम की तरफ से अपडेट आया है कि BHEL को अप्रोक्सीमेटली 11,800 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है कोराबा वेस्ट के पैकेज के लिए, बेसिकली ऑर्डर जो है वो दिया गया है। अमित सर, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 4100 की खरीद, 500 शेयर्स पोर्टफोलियो में, क्या करें? 2% की आज तेजी है। जी डेफिनेटली HL हमने कई बार पिछले एक हफ्ते में कॉलेज शोज में डिस्कस किया। यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक में जो करेक्शन आना था वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। 4000 का एक रेजिस्टेंस था जो स्टॉक ने क्रॉस कर लिया है। इनफैक्ट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि काफी अहम होता है स्टॉक, उसके ऊपर भी कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। और मुझे लगता है स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे कि एक नया ट्रेंड HL में बनने वाला है और ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है। तो एक अगर इनका नजरिया अच्छा खासा लॉन्ग टर्म का है तो 4,000 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, जैसे कंफर्टेबली होल्ड करें फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, तो ये थी राय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे। चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करते हैं। अमित सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए, एंड विश यू अ वेरी हैप्पी वीकेंड। थैंक यू सो मच सर। सेम टू यू, थैंक यू। या थैंक यू सो मच। तो चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, जाने के लिए अभी टाइम है, 3 दिन का समय है, तो अभी कहीं मत जाइएगा। श्रेया के साथ जुड़े रहिए, खिलाड़ी नंबर 1 के साथ श्रेया आपके साथ कनेक्टेड रहेगी, और मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ आपके साथ जुड़े रहूंगी। विश यू अ वेरी हैप्पी वीकेंड। धन्यवाद। up. नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, मंथ का आखिरी कारोबारी दिन, लेकिन अप्रैल सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और देखिए वोलेटिलिटी आज के सत्र में आपको देखने को मिलेगी। इन ग्रीन अभी फिलहाल तो निफ्टी ट्रेड कर रहा है, निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी दिखाने की कोशिश की है। 30 अंकों की बढ़ोतरी 23,620 के लेवल पर कारोबार करता हुआ। बैंक निफ्टी में भी अभी इन ग्रीन ही आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, वहां पे भी निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन ध्यान रखिए, आज के सत्र में वोलेटिलिटी देखने को तो मिल रही है। 80 अंकों से ज्यादा की बढ़ोतरी और 51,660 के लेवल पर बैंक निफ्टी कर रहा है कामकाज। मिड कैप
आज लगभग 1% की तेजी दिखा रहा है। 52,326 के लेवल पर कामकाज करता हुआ स्मॉल कैप में भी आज हरियाली देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट आप देखें तो 150 अंकों की बढ़ोतरी यहाँ पे 16,270 के लेवल पर कर रहा है स्मॉल कैप कामकाज। ब्रेथ पर एक बार नजर डालते हैं, क्या स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है। बढ़ने वालों की संख्या, क्योंकि देखिए आप स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छी तेजी, तो 1831 ऐसे स्टॉक्स हैं जो बढ़कर फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। गिरने वालों की संख्या थोड़ी यहाँ पे कम है, 733 ऐसे स्टॉक्स जो भी फिलहाल गिरकर कारोबार कर रहे हैं। एक बार रखते हैं कंट्रीब्यूटर प्लेट स्क्रीन पर, तेजी में कौन से स्टॉक्स कंट्रीब्यूट करते नजर आएंगे। देखिए जहां रिलायंस एक और निफ्टी को संभालने की कोशिश कर रहा है, वहीं HDFC बैंक दूसरी ओर ड्रैग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन संभालने वालों में ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और ONGC स्टॉक्स शामिल हैं। वहीं आप देखें तो IT पैक और ऑटो पैक के स्टॉक्स आपको दिखेंगे वहां पे, क्योंकि गिरावट हावी होती हुई नजर आएगी, तो वो कहीं ना कहीं ड्रैग कर रहे हैं। लाइकवाइज बैंक निफ्टी में भी आपको वही सारे कंट्रीब्यूटर दिखेंगे, ICICI, कोटक, SBI, एक्सिस जहां आप संभालने की कोशिश करें, दूसरे HDFC बैंक, इंडसइंड, फेडरल और IDFC फर्स्ट बैंक कहीं ना कहीं गिरावट में लगे पड़े हैं और कहीं ना कहीं ड्रैग कर रहे हैं फिलहाल बैंक निफ्टी को। लेकिन ध्यान देने वाली बात होगी कि क्लोजिंग कैसे होती है। आज मार्केट की अप्रैल सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और ये स्थिति फिलहाल आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब खिलाड़ियों को शो में जोड़ते हैं। हमारे साथ मौजूद है अरुण कुमार मंत्री, मधु बंसल जी और ब्रजेश शैल जी। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है एक बार फिर से। एक बार आपकी टॉप कॉल्स रखते हैं स्क्रीन पर, वो सारे स्टॉक्स जिसने अच्छा खासा रिटर्न कमाकर निवेशकों को दिया होगा। अरुण जी ने BSE चुना था, 9% ये स्टॉक देखिए अभी चढ़ गया, एकदम से रॉकेट हो गया और टारगेट प्राइस देखिए 51,050 का था, स्टॉप लॉस 4,580 का था। एशियन पेंट्स मधु जी ने चुना था, इसमें भी 1.5% का रिटर्न आया है। इन्होंने टारगेट 25-30 का रखा था, स्टॉप लॉस 22-50 का रखा था। ग्रेविटा इनकी ब्रजेश जी की पिक रही और इसमें 4.5% का रिटर्न जनरेट हुआ है और 1930 इनका टारगेट, स्टॉप लॉस 1785 का था। तो ये टॉप कॉल्स हैं हमारे पास में। चलिए अब पिक्स लेंगे और मार्केट पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं कॉर्पोरेट स्कैन में। आज हम बात करने वाले हैं गेल के मैनेजमेंट से। देखिए इंडस्ट्री कमेटी ने PNGRB से गैस ट्रांसमिशन टैरिफ बढ़ाने की सिफारिश की है और PNGRB ने 11 अप्रैल के अंत तक इंडस्ट्री से टैरिफ को लेकर सुझाव मांगे हैं। गैस ट्रांसमिशन टैरिफ बढ़ते पर सबसे ज्यादा गेल को होगा कैसा असर, सबसे ज्यादा फायदा इनफैक्ट गेल को होता हुआ नजर आएगा। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के CMD संदीप कुमार गुप्ता जी। संदीप जी बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर, सुप्रभात आपको। सबसे पहला सवाल मेरा तो यही होगा कि जिस तरीके से ये पूरा सिस्टम आप देख रहे हैं, ये जो आई है ये खबर, इसको कैसे देख रहे हैं आप? साथ ही आप इंडिया गैस के डिमांड आउटलुक कैसा लग रहा है आपको? धन्यवाद और सभी व्यूअर्स को भी नमस्ते। दो चीजें हुई हैं। एक तो हमारा जो इंटीग्रेटेड टैरिफ है जो अभी 58 रुपए 61 पैसे पर MMBTU है, उसके अगेंस्ट हमने अगस्त 24 में रिवीजन की एप्लीकेशन फाइल करी थी, जिसमें कि हमने 20 रुपए टैरिफ बढ़ा के 78 रुपए की मांग करी है। उसका अप्रूवल अब एडवांस स्टेज में है जैसा कि हमको पता चला है, और ये 20 रुपए अगर टैरिफ बढ़ता है तो इसका सालाना 3400 करोड़ रुपए का इम्पैक्ट होगा गेल पे, पॉजिटिव इम्पैक्ट। इसमें 1200 करोड़ तो सिस्टम यूज गैस के ट्रू अप का है, जो कि पहले कम प्राइस पे उन्होंने अप्रूव किया था, उसका रिवीजन है, ट्रू अप है। और करीब 800 करोड़ हमारे जो गैस का डीएलोकेशन हुआ था इंटरनल कंजम्पशन के लिए और कुछ कैपेसिटी डिटर्मिनेशन में जो एक्चुअलाइजेशन है उसकी वजह से है। सो ये 20 रुपए जो 3400 करोड़ रुपए सालाना बनता है, इसके अगेंस्ट 12 रुपए जो कि लगभग 2000 करोड़ हमारे को लगता है कि श्योर शॉट हमारा रिवीजन होना ही चाहिए, और ये अगली PNGRB की अगली महीने की मीटिंग में ही शायद अप्रूव हो जाए। दूसरा आपने जो बोला है, जो PCD पब्लिक कंसल्टेशन डॉक्यूमेंट अभी होस्ट किया है PNGRB ने टैरिफ रेगुलेशंस को चेंज करने के लिए, इसमें 3 मुख्य चेंजेस प्रपोज्ड हैं। पहला कि 3 जोन के बदले अब 2 जोनल टैरिफ्स ही होंगे, और जितने भी CGD का डोमेस्टिक PNG और CNG का कंजम्पशन है वो जोन 1 टैरिफ में ही चार्ज होगा। सो क्योंकि गेल के 307 ज्योग्राफिकल एरियाज में 72 ज्योग्राफिकल एरियाज में प्रेजेंस है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मूव है गेल के लिए, और इसका फायदा गेल के CGD ज्योग्राफिकल एरियाज को होगा। दूसरा चेंज है कि आइसोलेटेड नेटवर्क, जिसमें कि अभी नॉमिनेटेड कैपेसिटी काफी ज्यादा है लेकिन एक्चुअल वॉल्यूम्स बहुत कम है, और नॉमिनेटेड कैपेसिटी के बेसिस पे अभी टैरिफ डिटरमिन होके काफी कम टैरिफ मिलता है,
उसमें पीएनजीआरबी का प्रपोजल है कि अब इसके एक्चुअल यूटिलाइजेशन के बेसिस पे टैरिफ का डिटर्मिनेशन होगा, जिसकी वजह से मेरे अगरतला गेल के अगरतला, कावेरी बेसिन और गुजरात रीजन के नेटवर्क को टैरिफ का फायदा होगा। और इसमें भी हमको लगता है कि करीब 130 करोड़ रुपए सालाना का फायदा होगा। तीसरी चेंज है कि जो पाइपलाइंस 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से ज्यादा अभी ऑपरेट करती थी, उसका बेनिफिट एक्सेस यूटिलाइजेशन का सरेंडर हो जाता था। इसमें अभी प्रपोजल है कि 50% बेनिफिट वो पाइपलाइन ऑपरेटर्स ही रिटेन कर सकते हैं। इसका भी आने वाले समय में जब हमारी खासकर एचवीजे पाइपलाइन यानी इंटीग्रेटेड नेटवर्क की कैपेसिटी 75% की तरफ पहुंचने वाली है, तो उसका फायदा भी आगे आने वाले समय में गेल को हो। ये कुछ मुख्य चीजें हैं। और आपने डिमांड के बारे में पूछा, तो हमारा मानना है कि सीजीडी सेक्टर्स में क्योंकि डिमांड बहुत रोबस्ट है, 12 से 15% सीएजीआर के ऊपर ग्रोथ चल रही है, और जो लेटली ऑथराइज्ड ज्योग्राफिकल एरियाज हैं उनका कंजम्पशन भी अब धीरे धीरे बढ़ेगा। ये एक चीज है। दूसरा कि हमारे पाइपलाइन जो पीछे बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन और श्रीकाकुलम अंगुल पाइपलाइन कमीशन हुआ, ऊर्जा गंगा के बैलेंस सेक्शन जो दुर्गापुर हल्दिया और धामरा हल्दिया सेक्शन है वो भी इसी साल कमीशन हो जाएंगे। आईजीजीएल का फेज 1 कमीशन हो चुका है। हमारी मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा जबलपुर पाइपलाइन भी इसी साल कमीशन हो जाएगी। कोची कोटिनाड बैंगलोर पाइपलाइन भी कमीशन हो जाएगी। तो इन्हीं सब पाइपलाइंस के कमीशनिंग की वजह से जितनी भी रिफाइनरीज और दूसरे कंजम्पशन इंडस्ट्रीज हैं वो कनेक्ट होने की वजह से हमारा मानना है कि 8 से 10% का ग्रोथ नेचुरल गैस कंजम्पशन और ट्रांसमिशन में हम देख रहे हैं कि जरूर होगा। बिल्कुल, बहुत डिटेल आंसर दिए संदीप जी आपने। इनफैक्ट मेरे आने वाले आगे सवालों के जवाब भी दे दिया आपने, बहुत डिटेल आंसर एनालिसिस दिया आपने। लेकिन जैसा कि आपने भी मेंशन किया, कंजप्शन में एक आउटलुक देख रहे हैं, एक अच्छा ग्रोथ देख रहे हैं, और इंडिया का भी विजन है जिस तरीके से नेचुरल गैस को लेकर गवर्नमेंट की रणनीति है, स्ट्रैटेजी है। तो लॉन्ग टर्म गैस सोर्सिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी गेल की? हम अभी भी आपको पता है कि हमारे पास डोमेस्टिक मार्केटिंग के अलावा इंटरनेशनल पोर्टफोलियो जो है, सबसे बड़ा पोर्टफोलियो गेल के पास है, जो कि करीब 14 मिलियन टन पर एनम का है। और अभी रिसेंटली हमने 3 और नए कॉन्ट्रैक्ट्स करके इसके पास अपने वॉल्यूम पोर्टफोलियो को लगभग 16.5 मिलियन टन पर एनम कर लिया है। और ये वेल डाइवर्सिफाइड है। यूएस के वॉल्यूम्स हैं हमारे पास, ऑस्ट्रेलिया के वॉल्यूम्स हैं, कतार के वॉल्यूम्स हैं, और इसके अलावा दूसरे पोर्टफोलियो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और हम क्योंकि सबसे बड़ी नेचुरल गैस कंपनी है, तो डिमांड के हिसाब से हम हर साल अपने ये टाई अप्स को रैंप अप करते रहेंगे। और हमारा मानना है कि अब जीएसटी में भी अब काफी समय हो गया, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस साल नेचुरल गैस का कवरेज जीएसटी में भी हो जाएगा। जीएसटी में कवरेज होते ही एक फर्दर बूस्ट मिलेगा नेचुरल गैस सेक्टर को, और कंजम्पशन बढ़ने के हिसाब से हम नए टाई अप्स भी कर पाएंगे। बिल्कुल जी संदीप जी, लेकिन आपने अभी मेंशन किया कि गेल ने सबमिट किया है रिवीजन इंटीग्रेटेड पाइपलाइन टैरिफ टू पीएनजीआरबी, तो ये कब तक कंसिडर हो सकता है? हमारे पास जो सूचना है उसके हिसाब से एडवांस स्टेज में है, और हमारा विश्वास है कि अगले महीने की मीटिंग में जरूर अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, अगली मीटिंग तक। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इसके डिले की वजह से गेल को कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ये डीसीएफ मॉडल पर ऑपरेट करता है, और एक तरह से डिले का भी रिटर्न हमको एश्योर्ड 12% पोस्ट टैक्स रिटर्न के हिसाब से ही मिल जाता है। ठीक है, बिल्कुल देखने को मिल रहा है सर, स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आज के सेशन में भी हमें देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया संदीप जी, हमारे साथ आप जुड़े और तमाम सवालों के डिटेल आंसर दिए आपने। बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ को अपना वक्त देने के लिए, बहुत शुक्रिया सर। और अभी मार्केट की बात करें तो देखिए फिलहाल मार्केट उसी जोन पर अभी आपको आता हुआ दिखेगा, और इसमें फिलहाल अभी 23,636 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 17 अंकों की बढ़ोतरी, लेकिन वोलेटिलिटी आज के भी सत्र में देखने को मिल रही है। चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के उस पार हम जानेंगे टॉप ट्रेड्स के बारे में और बात करेंगे खिलाड़ियों से मार्केट के ऊपर। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. पक्का सर।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। चलिए अब खिलाड़ियों के ओर सीधे चलते हैं और जानते हैं उनकी टॉप कॉल्स। बताइए अरुण जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। थोड़ा वोलेटिलिटी तो आज के सत्र में देखने को मिल रही है मार्केट में। टॉप कॉल्स पे हमने बात की, एक बार पोर्टफोलियो चेक कर लेते हैं। अरुण जी का पोर्टफोलियो लेकर आइए स्क्रीन पर, क्या स्थिति है उसके बाद से जानेंगे पिक। ग्रेफाइट इंडिया इन्होंने होल्ड कर रखा है और प्रॉफिट बुकिंग की इन्होंने BSE से, और MMTC में स्टॉप लॉस हिट हो गया उनका। अरुण जी बताइए आज के सेशन में क्या पिक कर रहे हैं आप? वोलेटिलिटी तो देखने को मिल रही है मार्केट में, पहली पिक क्या होगी आपकी? देखिए अगेन शेयर जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को। अगेन एक ही दिन का गेम शो है और मुझे लग रहा है ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स पे ही ध्यान देना चाहिए। तो टिमकेन में खरीदारी की सलाह है। टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में भी अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। 2895 के आसपास बाई करें, 2815 का स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है स्टॉक इजीली आपको 3150 तक जा सकता है, तो टिमकेन में बाई करने की टिमकेन में बाई करने की सलाह है। थोड़ा सी दिक्कत हो रही है अरुण जी के ऑडियो और वीडियो में, लेकिन डे हाई पे देखिए कारोबार करता हुआ 3150 का आपको टारगेट रखना है। स्टॉप लॉस देखें तो 2815 का आपको लगाकर चलना है। टिमकेन इंडिया बाई साइड की ट्रेड आते हुए अरुण जी की तरफ से। अब मधु जी का पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पर। क्या एक्शन लिया उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में, कौन से स्टॉक से उन्होंने क्या है प्रॉफिट बुकिंग, साथ ही कौन से स्टॉक में हो एशियन पेंट्स देखिए आप, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर ली है उन्होंने, और अशोक लीलैंड को फिलहाल मधु जी कर रही नहीं, यहाँ से एग्जिट ले लिया है अशोक लीलैंड से भी। मधु जी बताइए आज के लिए कौन सा स्टॉक आपके रडार पर है, क्या सुझाएंगे आप? जी मुझे आईटी सेक्टर में आज दम लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आईटी सेक्टर में और तेजी आ सकती है। सिग्निटी टेक्नोलॉजीज मेरा पिक रहेगा। आराम से टारगेट जो है उसका वो 1610 का मैं मान करके चल रही हूँ, और स्टॉप लॉस 1435 का है। अगर आप देखेंगे तो आज भी इसमें थोड़ी तेजी आपको दिखने को जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल, देखिए आईटी पैक आज फिलहाल थोड़ा मतलब इनफैक्ट यहाँ पे देखिए कुछ स्टॉक्स में तो तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन आप देखें ये सेक्टर आईटी का थोड़ा 0.25% करीब गिरकर ही कारोबार कर रहा है। एक बार फिर से मधु जी टारगेट और स्टॉप लॉस दोहराएंगी? जी सिग्निटी टेक्नोलॉजीज मेरा टारगेट जो है वो रहेगा 1610 का, और स्टॉप लॉस जो है वो 1435 का। सिग्निटी टेक देखिए डे हाई पे फिलहाल कारोबार करता हुआ और निचले स्तरों से एक रिकवरी तो देखने को मिली ही। 1610 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 1435 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। अब रखते हैं ब्रजेश जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर। क्या स्थिति, क्या एक्शन उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में लिया? देखिए उन्होंने ग्रेविटा और हेवल से, दोनों ही स्टॉक से जो बाई साइड की ट्रेड थी वहां से कर लिया उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग। ब्रजेश जी आप बताइए आपकी पिक क्या होगी आज के सत्र में? ब्रजेश जी आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट का बटन होता है एक, उसको क्लिक करें। गुड मॉर्निंग मैडम। सो बेसिकली जो आज मेरा जो पहला पिक है वो वर्लपूल में है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा बेस फॉर्मेशन हो रहा है। इसको मैं करंट प्राइस पे लॉन्ग करूंगा। जो स्टॉप लॉस है 990 का रहेगा और जो टारगेट है 1050 का रहेगा। वर्लपूल देखिए ये स्टॉक इनफैक्ट इस पूरे पैक में आप देखें तो यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। आज भी ये भी तेज है और 1050 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वर्लपूल से। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 990 रुपए का। ठीक है ब्रजेश जी, आपसे ये भी दूसरी पिक की शुरुआत करना चाहूंगी। दूसरी पिक क्या होगी आपकी? क्यूमिंस इंडिया। तो मुझे लगता है क्यूमिंस इंडिया में भी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। जो स्टॉप लॉस रहेगा इसका 3030 का रहेगा, 3030 का, और करीब करीब 3200 के आसपास मुझे लग रहा है कि ये, हालांकि हो सकता है आज नहीं ये देखने को मिले, बट मुझे डायरेक्शनली लग रहा है कि 3200 के आसपास क्यूमिंस इंडिया जा सकता है। 3200 तक जा सकता है क्यूमिंस इंडिया, टारगेट एक्सपेक्टेड है 3030 का लगाकर चलना है आपको स्टॉप लॉस। शानदार तेजी डे हाई पे कर रहा है कारोबार। मधु जी दूसरी पिक बताइए आपकी। जी दूसरी पिक मेरी रहेगी ZFCV इंडिया की, और स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो आज काफी अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है। एक तरीके से रिवर्सल स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है। मधु जी एक बार स्टॉक दोहराइए। ZFCV इंडिया। ठीक है, टारगेट स्टॉप लॉस? जी टारगेट रहेगा मेरा 14,525 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 12,930 का। ठीक है, ZF कमर्शियल ये स्टॉक 13,437 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, लगभग 6.25% की तेजी के साथ। टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 14,525 का। स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है 12,930 का। ZF कमर्शियल ठीक है, ये स्टॉक बाय साइड की ट्रेड मधु जी की तरफ से आते हुए। चलिए अरुण जी आप बता दीजिए दूसरे पे क्या होगी, बाय साइड एक्सपेक्ट करो या सेल साइड?
देखिए मोमेंटम के साथ ही जाना चाहिए और मुझे लग रहा है दूसरा स्टॉक भी अगेन ब्रेकआउट वाला कैंडिडेट है। डीसीएम श्रीराम में बाई करने की सलाह है। 1195 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, मुझे लग रहा है स्टॉक काफी तेज मोमेंटम देने के लिए तैयार है। तो 1155 का स्टॉप लॉस लगाए और 1310 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो डीसीएम श्रीराम दूसरा स्टॉक रहेगा खरीदारी करने के लिए। डीसीएम श्रीराम एकदम पिटारे से आज स्टॉक निकल रहे हैं मधु जी के, अरुण जी के। डीसीएम श्रीराम 1310 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 1155 का लगाकर चलना है। तो फिलहाल ये पिक्स हमारे स्क्रीन पर खिलाड़ियों के दोनों ही बाई साइड के ट्रेड, अरुण जी के भी, मधु जी के, ब्रजेश जी के भी। चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। एक बार खिलाड़ी को रखते स्क्रीन पर, अरुण जी, मधु जी, ब्रजेश जी। और देखिए आखिरी कारोबारी सत्र है जिस पूरे वीक का, और फिर संडे, सैटरडे मार्केट ऑफ, मंडे भी इस बार मार्केट ऑफ है। क्या कर रहे हैं लॉन्ग वीकेंड में मधु जी, क्या प्लानिंग है आपकी? आपकी आवाज जो है वो कट गई थी। जी मैं ये कह रही हूँ लॉन्ग वीकेंड है, क्या प्लान कर रही हैं आप इस लॉन्ग वीकेंड में? अभी तक तो कुछ प्लान नहीं है, देखते हैं जैसा भी जाता है। जी बिल्कुल, बहुत ही टायरिंग ये पूरा हफ्ता रहा है। अरुण जी क्या कर रहे हैं आप, कहीं जा रहे हैं, कोई प्लानिंग की है आपने इस वीकेंड के लिए? जी कोई प्लानिंग नहीं है, जस्ट उगादी है तो नवरात्रि शुरू हो रही है तो वो पूजा का ही एक रहेगा घर में, पर बाकी कोई प्लानिंग नहीं है, तीनों दिन घर पे ही रहना। बिल्कुल, चैती नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, एकदम सही कहा आपने अरुण जी। ब्रजेश जी कहीं आप तो कहीं जाइए, क्या कर रहे हैं आप इस वीकेंड? और कोई शो को बुला लीजिए तो हम आ जाते हैं वहां पे। सैटरडे संडे भी काम करवाएंगे आप? नहीं, बहुत वर्कहॉलिक लग रहे हैं ब्रजेश जी मुझे। थोड़ा आराम भी कीजिए सैटरडे संडे मंडे। खैर लेकिन बाजार का मूड क्या रहेगा, ये एक सवाल है। आखिरी हफ्ता और जो लॉन्ग वीकेंड के बाद जब बाजार ओपन होगा तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप बताइए? निफ्टी में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मधु जी, आपसे ही जानना चाहूंगी मैं। निफ्टी ने इस हफ्ते डेफिनेटली काफी परेशान किया है। जिस तरीके से साइडवेज मूवमेंट दिखाई है निफ्टी ने, बहुत मुश्किल हुई है इस हफ्ते, जाहिर सी बात है। लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले हफ्ते थोड़ा आसानी रह सकती है। एक कोई मोमेंटम डेफिनेटली मार्केट को पकड़ लेना चाहिए आने वाले हफ्ते। अगर ये एक जो रेंज पकड़ी हुई है 23,400 की, जैसे ही ये इसको ब्रीच करती है तब डेफिनेटली उसको कोई ना कोई मोमेंटम जरूर पकड़ लेना चाहिए मार्केट को।
तो ये स्ट्रैटेजी फिलहाल मधु जी बता रही हैं निफ्टी में। अरुण जी, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वीक जब लॉन्ग वीकेंड के बाद बाजार खुलेगा, तो आपकी एनालिसिस क्या कहती है, कैसी अप्रोच रहेगी मार्केट की? देखिए, मेरे को लग रहा है नेक्स्ट वीक ट्रम्प का जो भी बयान आएगा उसी के ऊपर मार्केट रहना चाहिए। वो एक पे मेरी नजर है, 2 तारीख को टैरिफ्स लगने हैं। जहां तक टेक्निकल्स की बात है श्रेया जी, टेक्निकल्स पॉजिटिव है, 23,400 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, 23,800 के आसपास रेजिस्टेंस है, एग्जैक्टली मिड ऑफ द रेंज में है। तो मुझे लग रहा है निफ्टी में एज सच टेक्निकली कंसोलिडेशन है, पर ट्रम्प फैक्टर जो रहेगा वो थोड़ा हावी हो सकता है। वो देखना पड़ेगा नेक्स्ट 4 दिन वो कैसे निकलते हैं। तो ट्रम्प मुझे लग रहा है एक आगे की दिशा मार्केट के लिए जरूर दे सकता है। ये कुछ ग्लोबल क्यूज पे नजरें बनी रहेंगी, लेकिन फिलहाल ट्रेंड पॉजिटिव ही लग रहा है अरुण जी को मार्केट का। ब्रिजेश जी, आप बताइए कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स लग रहे हैं आपको नेक्स्ट वीक के लिए? क्या कॉशियस रहना चाहिए इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को भी थोड़ा, या फिर पॉजिटिव आपको भी बिग ट्रेंड पॉजिटिव ही नजर आ रहा है? मैडम, मैं ऑलरेडी ये स्टैंड लेके चल रहा था कि हम एक तेजी में है, सिर्फ शॉर्ट टर्म में 23,800 का एक रेजिस्टेंस देख के चल रहा था। बट मेरा मानना है कि हम 24,200 को अगले हफ्ते छू सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग है और जो एफआई के जो इंडेक्स ऑप्शंस के जो डेटा हम ट्रैक करते हैं एफआईएस के, उस पर भी उन्होंने काफी सारे उनके शॉर्ट पोजीशंस काटे हैं। तो करीब करीब एक महीने भर पहले वो 2 लाख के करीब वो शॉर्ट्स थे, जो कि कल के डेटा के हिसाब से 30,000 के पास आके रुका है। जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो हम ट्रैक करते हैं 40% के आसपास है। तो शॉर्ट्स कटे हैं मार्केट में, तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि थोड़े से स्ट्रगल होगा 23,800 पे, बट देन मैं वो लेवल निकलता हुआ देख रहा हूँ। और सेम लेवल में बैंक निफ्टी पे भी कहीं ना कहीं 53,000 के आसपास देख रहा हूँ। तो मेरा व्यू काफी स्ट्रांग बुलिश बायस है। ठीक है, 23,800 का एक इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी को अगर वो ब्रीच करता है तो फिर एक रैली एक्सपेक्टेड है, और 53,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं ब्रजेश जी। तो बुलिश नजर आ रहे हैं फिलहाल। ये रणनीति आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपना कर चलिए। अब वक्त हो चुका है शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का, और फटाफट से लेकर आते हैं हम हमारे खिलाड़ियों की पोर्टफोलियो। आपके स्क्रीन पर क्या स्थिति उनकी पोर्टफोलियो में देखने को मिल रही है। शुरुआत करते हैं अरुण जी की पोर्टफोलियो के साथ। ग्रेफाइट इंडिया बाय साइड की ट्रेड, टिमकेन इंडिया और डीसीएम श्रीराम में भी दोनों ही बाय साइड की ट्रेड आती हुई। टारगेट आपको ग्रेफाइट में 542 का एक्सपेक्ट करना है, स्टॉप लॉस आप 483 का लगाकर चले। टिमकेन इंडिया में आप देखें तो 3150 और स्टॉप लॉस 2815। डीसीएम श्रीराम में टारगेट 1310 और स्टॉप लॉस 1155 का लगाकर चलना है। नेक्स्ट पोर्टफोलियो देखते हैं मधु जी का। तो सिग्निटी टेक और जेडएफ कमर्शियल, उन्होंने दोनों बाय साइड की ट्रेड अपनाकर चली। टारगेट 1610, स्टॉप लॉस 1435 और जेएफ कमर्शियल में, माफ कीजिएगा, जेडएफ कमर्शियल में टारगेट 14,525 और स्टॉप लॉस आपको 12,930 का लगाकर चलना है। ब्रिजेश जी का पोर्टफोलियो एक बार स्कैन करते हैं। वर्लपूल और कमिंस, 2 बाय साइड की ट्रेड इन्होंने सुझाई। टारगेट वर्लपूल में 1050, स्टॉप लॉस 990 का आपको लगाकर चलना है। कमिंस में टारगेट आप 3200 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वहीं स्टॉप लॉस आपको 3030 का लगाकर चलना है। क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है? मुनाफा का मीटर क्या कहता है? देखिए, ये ब्रजेश जी का पोर्टफोलियो अब पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है। 0.25% के करीब इनका पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ। वहीं मधु जी के पोर्टफोलियो में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। इनका पोर्टफोलियो फिलहाल अभी नेगेटिव टेरिटरी में है, 0.6% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। अरुण जी ने भी अपने पोर्टफोलियो को काफी ज्यादा इंप्रूव किया और इनका पोर्टफोलियो फिलहाल अभी 11.5% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, लेकिन पहले पायदान पे ब्रजेश जी पहुंच चुके हैं। अभी कुछ और एक आध ट्रेडिंग सेशन होते तो मधु जी और अरुण जी भी पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाते, लेकिन फिलहाल कोई भी अपडेट हमारे खिलाड़ियों की तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रा में लेकर आएंगे। आप बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ इस पूरे हफ्ते बने रहने के लिए, स्टॉक मार्केट में भी अपने पिक्स बताने के लिए, और ऑल द बेस्ट आप तीनों को ही और हैप्पी वीकेंड। मुलाकात होगी अब सीधे कमाई का अड्डा में। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ।
स्वागत है आपका CNBC आवाज और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और अगर कमोडिटीज की हेडलाइंस पे नजर डालें तो सबसे पहले यहां पर सोने पे बात की जाएगी, जहां पर ऑल टाइम हाईज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हैं और करीबन 13 साल के हाईज अब यहां पर चांदी में बनते हुए नजर आए हैं। सोना चांदी दोनों ही भारतीय बाजारों में भी यहां पर तेजी पे है, लेकिन ऑल टाइम हाई से थोड़ा दूर, क्योंकि रुपए में एप्रिसिएशन देखने को मिला है पिछले 15 दिनों में। लेकिन गुड़ी पाड़वा पर क्या हम नए हाईज यहां पर बनता हुआ देखेंगे, इसी पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर एक महीने के हाईज पर कारोबार है और 3 हफ्ते से लगातार यहां पर तेजी है। साथ ही बात करेंगे उन नोटिफिकेशंस की जो कल हमने दाल में और खाने के तेल में जो चेंजेस आते हुए देखे हैं, इससे किसानों को क्या राहत मिलेगी, इंडस्ट्री के लिए इसके क्या मायने हैं, इस पर भी करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ रहे हैं PN गाडगिल ज्वेलर्स के CMD सौरभ गाडगिल, वामन हरी पेठे के पार्टनर आशीष पेठे, और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन बिमल कोठारी एंड सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर DN पाठक। लेकिन शुरुआत यहाँ पर ज्वेलरी के साथ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तेजी देखने को मिली है प्राइसेस में। और जैसे ही नया क्वार्टर शुरू होता है, ये फेस्टिवल्स के साथ भी शुरू होता है। गुड़ी पाड़वा तो इस वीकेंड पे ही है, आगे जाकर अक्षय तृतीया है, शादियों का सीजन भी शुरू हो जाएगा। एंड सौरभ, क्लियरली फर्स्ट क्वार्टर बहुत बेहतरीन नहीं गया मार्केट्स के लिए, लेकिन सेकंड क्वार्टर जो है कैलेंडर ईयर का, बाजार को लगता है कि डिमांड फिर से लौटेगी। गुड मॉर्निंग मनीषा, सभी को गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे अभी आपने कहा कि फर्स्ट क्वार्टर वैल्यू वाइज सबके लिए बहुत ही अच्छा गया है, क्योंकि रेट में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है, तो वैल्यू वाइज सबके लिए क्वार्टर अच्छा रहा है। क्वांटिटी वाइज ऑलमोस्ट फ्लैट क्वार्टर रहा है अगर हमारी बात करें तो। बट जैसे आपने कहा कि अगला सेकेंड क्वार्टर ये कैलेंडर ईयर का बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें गुड़ी पाड़वा है, अक्षय तृतीया है, शादी का सीजन है, और एक गोल्ड जो अभी ऊपर जा रहा है और गोल्ड में जो दिख रही पॉजिटिविटी, उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली लोगों पे आ रहा है। ये भाव में भी लोग सोने के सिक्के, सोने के जेवरात खरीद रहे हैं, कोई भी सेलिंग प्रेशर नहीं है। लोगों में एक भावना है कि सोना और ऊपर जा सकता है, और तेजी की जो भावना है वो चलते मेरे हिसाब से ये क्वार्टर बहुत अच्छा जाना चाहिए, ज्वेलरी के लिए भी और बुलियन के लिए भी। सौरभ, आप इन अ सेंस यहाँ पर एक्सपेंशन स्प्री पे रहे हैं, नए स्टोर्स आपने यहाँ पर खोले हैं, अब फाइनल टोटल क्या है और आगे नए फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या प्लान्स हैं? ये साल में IPO के बाद काफी एक्सपेंशन हुआ था, ऑलमोस्ट 16 स्टोर हमने इस साल में नए खोले हैं। फॉर्चुनेटली सभी स्टोर में अच्छी सेल दिख रही है, तो एक इससे भी अंदाजा आ रहा है कि मार्केट में एक अच्छी तेजी है। टुडे एज वी स्पीक हमारे स्टोर काउंट 53 है, जिसमें 52 स्टोर इंडिया में और 1 स्टोर US में, कैलिफोर्निया में। अगले साल की बात करें तो एक्सपेंशन अगले साल भी चालू रहेगा। अगले साल हमारे पास हमने दो स्ट्रैटेजी रखे हैं। एक PNG का एक्सपेंशन जो 10 से 12 स्टोर के आसपास रहेगा, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर भी जाएंगे। और दूसरा जो हमारा लाइट वेट ज्वेलरी ब्रांड है, लाइफ स्टाइल बाय PNG, उसके 12 स्टोर हम लोग अगले साल